हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। ठीक है, फिर हम सब वही चलकर अवनी को उनके बंदी से छुड़वाएंगे, अनिका सभी को कहती है। लेकिन दी अजय के पास भी काफी पावरफुल लोग हैं। वो लोग हमें इतनी आसानी से अवनी को ले जाने नहीं देंगे। जय सभी को बताता है। मैं जानती हूँ, लेकिन शाय ने हम पर विश्वास करके यहाँ अवनी के पास भेजा है, इसलिए हम अवनी को बचाने के लिए अपना 100% देंगे। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, अनिका सभी को कहती है। और फिर वो सभी उस फैक्ट्री की तरफ चले जाते हैं जिस तरफ अजय और उसके लोगों ने अवनी को बंद कर रखा हुआ था। इशिता ने फैक्ट्री के लिए निकलने से पहले अपने मॉम और डैड को उस जगह की लोकेशन भेज दी जहां पर अवनी थी, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो या मामला बिगड़े तो उसके पिता उसकी और बाकियों की मदद के लिए आ सके। वो सभी करीब 1 घंटे में उस फैक्ट्री पर पहुंच गए जहां पर अजय और उसके लोगों ने अवनी को कैद कर रखा हुआ था। अब क्या करें, यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं। इशिता वहां पर बहुत से लोगों को देखती हुई कहती है, हमें छुपकर ही अवनी की उन लोगों की कैद से छुड़वाना होगा। अनिका सभी से कहती है, ठीक है, लेकिन हम चारों एक साथ नहीं चल सकते हैं, हमें अलग अलग होकर अवनी को ढूंढना होगा। ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए हमें नहीं पता है कि अजय ने अवनी को कहाँ पर रखा हुआ है। अनिका फिर से सभी से कहती है, ठीक है, फिर सब अलग अलग डायरेक्शन में जाकर अवनी को ढूंढते हैं। जय सबको कहता है और फिर सभी अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। करीब 1 घंटे तक ढूंढने के बाद जाकर अनिका को अवनी मिल ही गई थी, जो एक आइस एलिमेंट प्रिजन में कैद थी। उस जेल की ठंड के कारण शायद ठंड से कान पे जा रही थी, और अनिका के देखते ही देखते अवनी बेहोश भी हो गई, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और अवनी अब एक नॉर्मल लड़की ही थी, जिसके कारण वह इतनी ठंड सहन नहीं कर पाती है। अवनी अवनी, अनिका अवनी को बेहोश देखकर अवनी को पुकारती है, और फिर उसे अवनी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है, तो वह सभी को कॉल करके वहीं पर बुला लिया। अनिका दी अवनी को क्या हो गया है, यह ऐसे जमीन पर क्यों गिरी पड़ी है। जय जैसे ही वहां पर पहुंचकर अवनी की बेहोश हालत में जमीन पर देखी तो वह अपनी बहन से पूछता है, अवनी ज्यादा ठंड के कारण बेहोश हो गई है। अनिका जय को बताती है, अच्छा, तो अनिका दी, हम अवनी को इस बर्फ की जेल से बाहर कैसे निकलेंगे। यह एक एलिमेंटल जेल है और इसे हम ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हैं। जय अनिका के पास पहुंचकर अवनी को जेल में कैद देखकर अपनी बहन अनिका से कहता है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन इसे हम एलिमेंटल एनर्जी से तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास उतनी ही एलिमेंटल पावर्स चाहिए जितनी इस जेल को बनाने में लगी है। अनिका जय और बाकी सब से कहती है, लेकिन हम सब अपनी अपनी एलिमेंटल एनर्जी की मिलाकर इस आइस प्रिजन की एनर्जी से ज्यादा कर सकते हैं, और उसके बाद हम सब मिलकर आइस जेल को तोड़ सकते हैं। इशिता सभी से कहती है। उसके बाद सभी उस आइस प्रिजन को तोड़ने के लिए जैसे ही उस आइस के अपना हाथ टच करते हैं, वैसे ही वो सब भी उसी जेल में बंद हो जाते हैं। यह क्या हुआ, हम सब इस जेल के अंदर कैसे आ गए। अनिका हैरानी से पूछती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस जेल या तो टूटना चाहिए था, या फिर कम से कम इस पर कुछ क्रैक्स आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पर ऐसे कैसे हो सकता है। इशिता हैरानी भरी आवाज में कहती है। अब वो पांचों, अवनी, इशिता, अनिका, निधि और जय, सभी उस जेल में कैद हो चुके थे। कैसे हो मेरे नए कैदियों। अजय उस फैक्ट्री के हॉल के दरवाजे से अंदर आता हुआ इशिता, अनिका और बाकी सब से कहता है, तो ये सब इसकी चाल थी और हम सब इतनी आसानी से इसमें फंस गए। अनिका अजय की देखकर कहती है, लेकिन मैंने तुम लोगों से यह उम्मीद नहीं की थी, मुझे लगा कि तुम लोगों अवनी को यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो कर ही लोगे, और जब इसमें कामयाब हो जाओगे तब मैं तुम लोगों को फिर से पकड़कर इसमें डालने वाला था, लेकिन तुम लोग तो अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह इसमें कैद हो गए। ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ और नहीं खेल सकता हूँ। मुझे सबसे पहले अपने डैड से मिलने के लिए मिस्ट्री प्लेनेट पर जाना होगा। अब तक तो उन्होंने क्वीन को ऊपर पहुंचा दिया होगा। उसके बाद वापस आकर तुम लोगों को देखता है।
तब तक मेरे लोग तुम लोगों का ख्याल रखेंगे, और अभी कुछ ही घंटों में रोहित और आकाश भी आ जाएंगे। वो दोनों तुम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बाय। अजय उन सभी पर हंसता हुआ उन सभी से कहता है और फिर वो वहां से बाहर निकल जाता है। इधर उस फैक्ट्री हॉल में बहुत से लोग भी आ गए थे जो देखने में काफी खुखार लग रहे थे। इशिता और जय दोनों अपना कोट दो। अनिका उन दोनों से उनका कोट मांगती है। पर दी, आपको मेरा कोट क्यों चाहिए? जय अनिका से पूछता है। अवनी अग्रवाल फैमिली की टैबलेट की वजह से अवनी का शरीर एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गया है, और जब एक इंसान का शरीर एक नॉर्मल इंसान जैसा होता है उसका शरीर लिमिट तक ठंड को बर्दाश्त कर सकता है, जबकि हमारे शरीर के लिए ये ठंड कुछ भी नहीं है। इसलिए यदि अवनी थोड़े समय के लिए इस ठंड में रही तो इसका ब्लड ठंड की वजह से जम जाएगा और फिर अवनी की मौत हो जाएगी। अनिका इसलिए कोट मांग रही है ताकि वह अवनी के शरीर की गर्म रख सके। इशिता जय को समझाती हुई कहती है और उसके बाद वो दोनों अपने अपने कोट उतारकर अनिका को दे देते हैं, और इसके बाद अनिका अवनी को जमीन से उठती है और फिर उसे ये दोनों कोट पहना देती है। वो चारों अवनी के दोनों हाथों और दोनों पैरों को अपने अपने हाथों से रब करने लगते हैं ताकि अवनी के शरीर में गर्मी जा सके। कुछ घंटों बाद वो सभी अवनी के हाथों को अभी भी रब किए जा रहे थे, लेकिन अवनी अभी भी होश में नहीं आ रही थी। अब उन्हें भी डर लगना शुरू हो गया था कि कहीं अवनी को कुछ हो ना जाए। अभी तक कोई भी हमें यहाँ पर बचाने क्यों नहीं आया है? इशिता पूछती है। मुझे नहीं पता है, अनिका कहती है। इतने उन सभी को बाहर से कई लोगों के चलने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। जैसे ही वो आवाज हॉल के अंदर बैठे लोगों को सुनी, वो सभी सावधान हो गए, और फिर उनमें से एक आदमी जो अजय का दोस्त है वह बाकियों की कहता है, तुम लोगों में से एक आदमी बाहर जाकर देखो आखिर बाहर क्या चल रहा है, और बाकी सब लोग इन पांचों को देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। बाहर तो बहुत से बॉडीगार्ड्स हमारे लोगों को मार रहे हैं। वह आदमी बाहर की तरफ देखता हुआ बाकी सबसे कहता है, ठीक है, तुम सभी में से आधे मेरे पास आओ और आधे हॉल के उस तरफ चले जाओ, ताकि जैसे ही वो सभी बॉडीगार्ड्स हॉल के अंदर आएंगी तो हमें उन पर दोनों तरफ से हमला करना है, जिससे उनको संभालने का मौका ना मिले। अजय का दोस्त सभी को कहता है और फिर वो सभी हॉल के दोनों तरफ हो गए जैसा अजय के दोस्त ने कहा था। उसके बाद हॉल का गेट ओपन हुआ और उसमें से एक लड़का हॉल के अंदर आया, जिसे देखकर सभी लोग रुक गए। तुम तो शाय हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अजय का दोस्त उस लड़के से कहता है। तुम सब मुझे छोड़ो, अपनी जान की फिक्र करो। यदि आप लोग अभी इस हॉल की छोड़कर चले जाओगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वह लड़का जो शाय था वह सभी से कहता है, तुम जैसे से मैं डरूंगा क्या? अजय का दोस्त शाय से कहता है और फिर वह धीरे धीरे शाय की तरफ बढ़ने लगता है। अच्छा, तो तुम लोगों में से एक इंसान की मेरी एडवाइस अच्छी नहीं लगी, शाय एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, और उसके पलक झपकते ही अजय का दोस्त दो टुकड़ों में कट गया। जैसे बाकी लोगों ने अजय के दोस्त का ये हाल देखा, वो सभी बहुत बुरी तरह से डर गए और उसके आगे कुछ कहे या सुने बिना वो सभी उस हॉल से चुपचाप निकल जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद शायद जल्दी से उस आइस प्रिजन के पास पहुंच जाता है, जिसमें अवनी और इशिता के साथ साथ बाकियों को भी बंदी बना रखा था। उसके बाद अपने एक पंच से ही उस कंटेनर जैसी जेल के कई टुकड़े कर दिए, जिसे देखकर वो चारों हैरान थे, क्योंकि उसके सामने खड़ा हुआ इंसान शाय था। उन्हें लगा कि इशिता के पिता या अवनी के परिवार के लोग उसे और बाकियों को बचाने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर से बचाने वाले शाय होगा ये कभी नहीं सोचा था। अवनी को क्या हुआ? शाय अवनी की हालत देखता हुआ उन चारों से जल्दी से पूछता है। अवनी ठंड की वजह से बीमार और बेहोश दोनों है, इशिता कहती है। उसके बाद शाय उन लोगों से अवनी की ले लेता है और उसके बाद वो सभी एक टेबल पर अवनी की लिया देते हैं। इतने में उस हॉल में आराध्या भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ हॉल में आ जाती है। क्या हुआ अवनी को? आराध्या ने जैसे ही अवनी की हालत देखी, वह दौड़ती हुई अवनी के पास पहुंचकर शाय से पूछती है। कुछ नहीं हुआ है, बात ठंड की वजह से सिर्फ बेहोश ही है, इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शाय अपनी मॉम को शांत कराता है। तो फिर उसे जल्दी से होश में लेकर आओ।
जब तक अवनी होश में नहीं आ जाती है तब तक मेरे टेंशन बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, मैं अवनी की जल्द से जल्द होश में लाता हूँ, शाय आराध्या से कहता है और फिर शाय अपने दोनों हाथ अवनी के पेट पर रख देता है और उसके बाद शाय अपनी फायर एलिमेंट का यूज करता है, जिससे अवनी का शरीर बहुत जल्दी गर्म होने लगा और साथ ही साथ में अवनी के शरीर से भाप निकलने लगी जो शरीर गर्म होने के बाद छोड़ रहा था। कुछ ही मिनटों अवनी की कंडीशन फिर से नॉर्मल हो गई और फिर अवनी को जैसे ही होश आया वैसे वह शाय को अपने सामने देखती है। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने सच में शाय था या फिर यह सिर्फ उसका सपना है। उसके बाद अपनी जगह से उठती है। अवनी के उठते ही आराध्या सीधे अवनी के गले लग जाती है। मॉम, क्या ये सच में शाय ही है ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अवनी अपनी मॉम से पूछती है। हाँ अवनी, यह सच में शाय ही है, आराध्या अपनी बेटी अवनी से कहती है। कैसी है कुहू? शाय अपनी बहन अवनी को बचपन के नाम से पुकारता हुआ अवनी से पूछता है। मॉम, क्या ये सच में शाय ही है ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अवनी अपनी मॉम से पूछती है। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई को पिछले 2 साल से ज्यादा समय से ढूंढ रही है, वही शाय आज अचानक से अवनी के सामने खड़ा हुआ है। हाँ अवनी, यह सच में शाय ही है, आराध्या अपनी बेटी अवनी से कहती है। कैसी हो कुहू? शाय अपनी बहन का बचपन के नाम से पुकारता हुआ अवनी से पूछता है। शाय ने जैसे ही अवनी ने अपना नाम कुहू सुना तो अवनी ने शाय के अंदर वही 18 साल पहले वाला छोटा सा शाय दिखाई देने लगा, जिसे इमेजिन करके अवनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और फिर वह तुरंत ही शाय को अपने गले से लगा लिया और फिर रोने लगी। जैसे अवनी ने रोते हुए शाय को अपने गले से लगाया, वैसे ही अनिका, इशिता, निधि और जय का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अवनी को हुआ क्या है, क्योंकि आज से पहले ना तो इशिता, जो कि अवनी की बेस्ट फ्रेंड थी, उसने कभी भी अवनी को इतना इमोशनल नहीं देखा था, और ना ही इन सभी को अवनी और शाय के रिश्ते के बारे में था कि बार असली में भाई बहन है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी रो रही हो, शांत हो जाओ, शाय अवनी को शांत करवाता हुआ कहता है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, अवनी रोती हुई शाय से कहती है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम अब रोना बंद करो। उद्धरण चिन्ह, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा शरीर अभी भी काफी ठंडा है, शाय अवनी से पूछता है। मैं ठीक नहीं हूँ, पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है, अवनी शाय से कहती है। मेडिकल टीम प्लीज जल्दी यहाँ पर आओ, शाय जोर से आवाज देता है। शाय के आवाज देते ही आराध्या के साथ आई मेडिकल टीम जल्दी से शाय के पास आ जाती है और फिर अवनी को जांचने लग जाती है। कुछ देर बाद स्वाति, जो एक डॉक्टर थी, वह शाय से कहती है। अवनी मैम को ठंड की वजह से बुखार हो गया है, आप इन्हें कुछ दिन के लिए रेस्ट करने दीजिए, जिसके बाद इनकी बुखार पूरी तरह से चली जाएगी, उसके बाद अवनी मैम पूरी तरह ठीक हो जाएगी, स्वाति शाय से कहती है। थैंक यू डॉक्टर, शाय स्वाति से कहता है, और फिर स्वाति और उसके लोग उस फैक्ट्री हॉल से बाहर निकल जाते हैं। निर्मल, तुम जाकर हम सब के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करी ताकि हम सब घर जा सके, वहीं पर अवनी का इलाज भी हो जाएगा और अवनी कुछ दिनों के लिए रेस्ट भी कर लेंगी, आराध्या निर्मल, जो अवनी का पर्सनल बॉडीगार्ड था, उससे कहती है। ठीक है मैम, मैं अभी सभी के जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता हूँ, निर्मल आराध्या से कहता है और फिर वह वहां से चला जाता है। उसके बाद शाय अवनी को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर चला गया और फिर निर्मल द्वारा मंगवाए गए हेलीकॉप्टर में वो सभी बैठ गए। इशिता और बाकी, तुम लोग भी हमारे साथ चलो, आराध्या इशिता और बाकियों को कहती है। मैम आप चलिए, हम सब दूसरे हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं, इशिता आराध्या को कहती है। निर्मल, इन चारों को अपने घर लाना, जरूर कहीं जाने मत देना, आप सबने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं आप सबको अपनी स्टाइल में थैंक यू कहना चाहती हूँ। वैसे भी अगले कुछ दिनों में मेरे घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी भी है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक आप सब मेरे घर के मेहमान रहेंगे, आराध्या इशिता और बाकी सबसे कहती है। ठीक है मैम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इन सबको सही सलामत पहुंचा दूंगा, निर्मल आराध्या से कहता है। एक बात और, आप सबकी फैमिली को भी इस पार्टी में इनविटेशन है, इसलिए उन्हें भी कॉल करके आने के लिए कह देना,
आराध्या कहती है। दूसरी तरफ शाय उन हेलीकॉप्टर को बड़े ही ध्यान से देखे जा रहा था। शाय का पूरा ध्यान उस हेलीकॉप्टर पर ही था, उसे अपनी मॉम या बाकी सबकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इशिता का भी ध्यान शाय की तरफ था, वह देख रही थी कि शाय किस तरह हेलीकॉप्टर को ऐसे देख रहा है कि वह बहुत ही अनोखी चीज हो। हालांकि शाय के लिए हेलीकॉप्टर अनोखी ही थी, क्योंकि आज से पहले शाय ने अपनी लाइफ में कभी भी हेलीकॉप्टर देखा नहीं था और अब वह उसने बैठा हुआ है, शाय के लिए ये सब बिल्कुल नया था। शाय क्या कर रहा है तू? आराध्या शाय को बार बार इधर उधर देखता हुआ देखकर उससे पूछती है। मॉम, बस इस हेलीकॉप्टर को देख रहा हूँ, शाय कहता है। तुम्हारा पहले कभी हेलीकॉप्टर देखा हुआ नहीं है क्या? आराध्या पूछती है। नहीं, शाय कहता है। शाय का जवाब सुनकर आराध्या शाय से और कुछ नहीं पूछती है। उसके कुछ समय बाद वह हेलीकॉप्टर हवा में जाने लगता है और उसके बाद वह आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। इधर शाय उस हेलीकॉप्टर के गेट के ऐसे चिपका हुआ जैसे कोई छिपकली दीवार से चिपकी हुई थी। शाय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर के नजरों को देख रहा था। शाय को सिटी का ऊपर से नजारा देखने में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वह काफी देर तक उस गेट के ही चिपका रहा। आराध्या ने कई बार शाय को सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन शाय वही गेट के पास बैठा रहा। इधर दूसरे हेलीकॉप्टर में इशिता, अनिका, निधि और जय के साथ साथ निर्मल और उसके कुछ साथी भी बैठे हुए थे। निर्मल जी, क्या आपको पता था कि शाय आराध्या मैम का बेटा है? अनिका आराध्या और शाय के बारे में निर्मल से पूछती है। हाँ, निर्मल जवाब देता है। आप कितने समय से जानते हो? अनिका फिर निर्मल से पूछती है। 2 साल हो गए, जब अवनी मैम को अपने भाई के बारे में पता चला तब से मैं भी शाय सर की इस सच्चाई के बारे में जानता हूँ। निर्मल अनिका और बाकी सबको कहता है। तो आपको और अवनी जी को कैसे पता चला कि शाय सर उसका असली भाई है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बचपन और जवानी में बहुत अलग दिखता है? अनिका फिर से पूछती है। आज से 2 साल पहले अवनी मैम इशिता जी घर गई थी, तब उन्होंने इनकी फोटो एल्बम में यह फोटो देखी जिसमें इनके पीछे शाय खड़ा हुआ था, और इस फोटो में शाय को देखकर अवनी मैम को पता चल गया कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और पिछले कई सालों से वह अनाथ आश्रम में था। निर्मल अपनी जेब से इशिता के साथ वे जन्मदिन वाली फोटो सभी को देखकर कहता है। जब हम इस अनाथ आश्रम पहुंचे तो वहां से हमें शाय सर के बारे में सब कुछ पता चल गया था, और जब हम शाय सर के घर पहुंचे तो वह घर भी अवनी मैम और आराध्या मैम का पुराना घर था, और फिर मैंने और अवनी मैम ने घर की तलाशी ली, तब हमें वही फोटो मिली जो उसके पास आश्रम में आने से पहले थी। उसकी एक कॉपी हमें आश्रम से मिल गई थी। उस फोटो के पीछे अवनी मैम का बचपन का नाम लिखा हुआ था, जो सिर्फ अवनी मैम और आराध्या मैम के अलावा सिर्फ एक ही इंसान जानता था जो उनको इस नाम से बुलाया करता था, और वह है उसका भाई जिसने वह नाम अवनी मैम को दिया था। निर्मल बताता है। जब अवनी मैम इससे भी सर्टिफाइड नहीं हुई तो उसकी मॉम ने शाय की डीएनए रिपोर्ट दिखाई, जिससे यह साफ हो गया था कि शाय ही आराध्या मैम का बेटा और अवनी मैम का असली भाई है जो अभी भी जिंदा है। निर्मल फिर सभी को बताता है। उसके बाद और किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। कुछ ही समय में वो सभी आराध्या के आइलैंड वाले हाउस पर पहुंच ही गए, जिसका नाम पैराडाइज हाउस है। जब शाय और बाकी हेलीकॉप्टर में ही थे तब शाय देखता है कि उसकी मॉम और बहन का घर देखने में एक गांव जितना था। उस आइलैंड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मॉडर्न हाउस था जो 5 फ्लोर का था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा फैसिनेट और लग्जरी लग रहा था। मॉम, क्या ये सच में आपका ही घर है क्या? शाय की विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में उसकी मॉम का घर हो सकता है। क्यों, तुम्हें अपनी मॉम पर विश्वास नहीं है क्या? ये सच में हमारा ही घर है? आराध्या पूछती है। मॉम, आपको पता है शाय पिछले कई सालों से अनाथ आश्रम में रहा है, इसलिए इसने पहले कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की, इसलिए यह इतना कंफ्यूज है। अवनी अपनी सीट पर लेटी हुई अपनी मॉम को बताती है। एक भाई को अपनी बहन ही समझ सकती है। शाय अपनी बहन को थम्स अप दिखाता हुआ कहता है। जब मैं एक बार ठीक हो जाऊंगी तब तुझे इन सब के बारे में बताऊंगी और इस जगह को पूरी तरह से दिखाऊंगी। अवनी अपने भाई से कहती है। ठीक है कोहू दी, शाय अपनी बहन से कहता है।
उसके बाद हेलीकॉप्टर पैराडाइज हाउस के हेलीपैड पर लैंड करता है और उसके बाद दो आदमी हेलीकॉप्टर के दरवाजों को खोलते हैं। थैंक यू आपकी मदद के लिए, शाय उन दोनों से कहता है जिन्होंने दरवाजे खोले थे। बाहर आकर शाय उस जगह को बड़े ही ध्यान से देखता है। वह इस जगह की सुंदरता को देखकर पागल सा हो गया था। वह अब एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट करने लग गया था। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते ही उन सभी का सामना वर्षा और मयूर श्रीवास्तव मिल गए जो उनका स्वागत करने आए थे। उनके साथ उनके बेटे और बेटी भी आई थी जिनका नाम शिव श्रीवास्तव और पलक श्रीवास्तव था। वेलकम शाय, मयूर और वर्षा शाय को कहता है। थैंक यू अंकल, शाय भी कहता है। यह मेरा बेटा और बेटी है, इनको तुम जानते ही होंगे, इनका नाम शिव और पलक है। मयूर अपने बेटे और अपनी बेटी के बारे में बताता है। हेलो, मेरा नाम शाय है, जहाँ तक है आप दोनों भी मुझे जानते ही होंगे। वैसे मैं शेल्टर में बहुत से गलत कामों के लिए फेमस हूँ। शाय पलक और शिव से कहता है। आपको कौन नहीं जानता है, और अब तो आप यहाँ पर भी आ गए हैं तो अब पूरा शहर आपके बारे में जान जाएगा। पलक शाय से कहती है। शाय, मैंने और अवनी ने मिलकर तुम्हारे घर से सारा सामान ले आए हैं और वो सब तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया है, इसलिए अब जाकर अपना कमरा देख लो। आराध्या शाय से कहती है। ठीक है मॉम, शाय कहता है और फिर पलक के साथ अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। भाई, ये रहा आपका कमरा, पलक शाय की उसका कमरा दिखाती हुई कहती है। शाय को कमरा दिखाने के बाद पलक सीधे अपने बड़े भाई शिव के पास जाती है। बड़े भैया, क्या आपको शाय भाई कुछ अजीब नहीं है? वे जब से आए हैं तब से इस घर को बड़े ही ध्यान से देखे जा रहे हैं, कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले हैं? पलक शिव से कहती है। तू ठीक कह रही है पलक, हमें शाय भाई पर एक माइक्रोफोन और एक ट्रैकर लगा देते हैं जिससे हमें उनकी आवाज और वो कहाँ जा रहे हैं वो सब कुछ पता चल जाएगा। शिव भी कहता है। इन दोनों का शक कभी दूर नहीं होगा। क्या करूं मैं इनका? शिव के कमरे के बाहर खड़ा हुआ मयूर दोनों की बात सुनकर अपने आप से कहता है और फिर वह वहां से बाहर चला जाता है। शाय को कमरा दिखाने के बाद पलक सीधे अपने बड़े भाई शिव के पास जाती है। बड़े भैया, क्या आपको शाय भाई कुछ अजीब नहीं है? वे जब से आए हैं तब से इस घर को बड़े ही ध्यान से देखे जा रहे हैं, कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले हैं? पलक शिव से कहती है। तू ठीक कह रही है पलक, हमें शाय भाई पर एक माइक्रोफोन और एक ट्रैकर लगा देते हैं जिससे हमें उनकी आवाज और वो कहाँ जा रहे हैं वो सब कुछ पता चल जाएगा। शिव भी कहता है। इन दोनों का शक कभी दूर नहीं होगा। क्या करूं मैं इनका? शिव के कमरे के बाहर खड़ा हुआ मयूर दोनों की बात सुनकर अपने आप से कहता है और फिर वह वहां से बाहर चला जाता है। शाय अपने कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। शाय जल्दी से फ्रेश होकर अपनी माँ और बहन के पास चला है क्योंकि शाय नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी मॉम और बहन को नुकसान पहुंचाए। हालांकि वो दोनों अपने ही घर में थी, लेकिन इस वक्त काफी कमजोर होने के कारण कोई भी उन्हें इजीली मार सकता है, इसलिए शाय अभी के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। अरे शाय, तुम इतनी जल्दी आ भी गए क्या? आराध्या शाय को नीचे आता हुआ देखकर आराध्या शाय से पूछती है। कमरे में अकेले का मन नहीं लग रहा है इसलिए नीचे आ गया, शाय बहाना बनाता हुआ कहता है। शाय दिखाना नहीं चाहता था कि वह उन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए नीचे आया है। आ जाओ फिर, अभी डिनर लगने वाला है, खाना खाने के बाद सोने चले जाना, आराध्या शाय से कहती है। शाय भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में आ जाता है जहां पर शाय को मॉम और उसकी बहन जो अभी एक कंबल ओढ़े आराध्या के पास सोफे पर बैठी हुई थी, और वहां पर मयूर, वर्षा, पलक, शिव के साथ साथ इशिता, अनिका, निधि और जय भी वहीं पर ही थे। कुछ देर तक आपस में बात करने के बाद शाय और बाकी सब डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और उसके कुछ समय बाद सभी ने अपना अपना खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन शाय अपने कमरे की बजाय इस घर की छत पर चला गया और उसके पीछे पीछे शिव और पलक भी घर की छत पर चले आए। शिव भैया, शाय भाई इस वक्त घर की छत पर क्या करने आए हैं? इन्हें इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। शुक्र है कि हमने शाय भाई को देख लिया, नहीं तो पता नहीं हमारे पीछे शाय भाई क्या क्या करते। पलक अपने भाई शिव से कहती है। पता नहीं ये यहाँ पर क्या करने आए हैं। क्या तुमने डिनर के वक्त शाय की पॉकेट के अंदर ट्रैकर और माइक्रोफोन डाल दिए थे क्या? शिव पलक से पूछता है।
हाँ, मैंने शाय भाई की पॉकेट के अंदर माइक्रोफोन और ट्रैकर डाल दिए थे। पलक कहती है, तो उसकी ईयरफोन मुझे दो ताकि मैं शाय की बातें सुन पाऊं। शिव पलक से कहता है। उसके बाद पलक ने अपनी जेब से ईयरफोन निकलकर शिव को दे दिया और फिर वह भी एक पेयर ईयरफोन लगा लेती है। इधर शाय पहले तो चारों तरफ देखता है और उसके बाद वह स्केलेटन क्वीन को सम्मन करता है। अगले ही सेकंड स्केलेटन क्वीन अपने हाथ में स्काइक पकड़े हुए शाय से सामने खड़ी हुई थी। क्या ये शाय भाई की ह्यूमनॉइड पेट है क्या? पलक शाय की स्केलेटन क्वीन को देखती हुई शिव से पूछती है। हाँ, जब शाय ने सम्मन किया है तो उसी का पेट होगा ना, शिव पलक से कहता है। उसके बाद शाय तुरंत ही अर्थू यानी अर्थ गोलेम को सम्मन कर लेता है। मास्टर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? स्केलेटन क्वीन शाय के सामने बैठती हुई शाय से पूछती है। जी मास्टर, बोलिए क्या ऑर्डर है? किसी को कुचलना है तो अभी बताए, मैं अभी उसका काम तमाम कर देता हूँ। अर्थू अपनी स्टाइल में शाय से पूछता है। अर्थू, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं तुम्हें सम्मन करके हमेशा ही गलती करता हूँ। शाय अर्थू की बातों को सुनकर उससे कहता है। क्या करूं मास्टर, यह मेरी आदत है, आप इसे इग्नोर करिए और आपने स्केली को क्यों सम्मन किया है, मैं अकेले ही आपका काम कर दूंगा, आपको तो पता ही है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। अर्थू स्केलेटन क्वीन को देखता हुआ शाय से कहता है। अर्थू ने जैसे ही स्केलेटन क्वीन के बारे में कहा वैसे ही स्केलेटन क्वीन अपनी तीखी नजरों से अर्थू को देखने लग जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। अर्थू, तू फिर से स्केलेटन क्वीन से लड़ने की कोशिश कर रहा है क्या? शायद थोड़े गुस्से में अर्थू से कहता है। नहीं मास्टर, मैं बस कह रहा था। अर्थू शाय से कहता है। तो फिर तुम अर्थू आज की रात सिर्फ स्केलेटन क्वीन के ऑर्डर्स मानोगे, समझे? शाय अर्थू से कहता है। ठीक है मास्टर, अर्थू शाय से कहता है। मास्टर, आपको क्या मदद चाहिए जिसकी वजह से आपने हम दोनों को यहाँ पर सम्मन किया है? स्केलेटन क्वीन शाय से पूछती है। ध्यान से सुनना स्केलेटन क्वीन, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ तब तक तुम दोनों मेरी मॉम और बहन की प्रोटेक्शन करना। स्केलेटन क्वीन, तुम मॉम के कमरे में पूरी रात रहोगी और उसके कमरे की पूरी प्रोटेक्शन करोगी और अर्थू मेरी बहन अवनी के कमरे में रहेगा और वह उस कमरे और अवनी दी की रक्षा करेगा। शाय कहता है। मैं समझ गई मास्टर, अब आप बेफिक्र जाए, मैं और अर्थू आपकी मॉम और बहन की कुछ भी नहीं होने देंगे। स्केलेटन क्वीन शाय से कहती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो दोनों के पास अभी कोई भी एलिमेंटल पावर्स नहीं है, तो तुम दोनों उनका अच्छे से ध्यान रखना और मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। शाय उन दोनों से कहता है और उसके बाद वह अपने स्पेस एलिमेंट पेट को सम्मन करता है। उसके सम्मन होते ही शाय के पास एक पोर्टल सा खुल जाता है, को उसी प्रकार का था जो शाय ने गोल्डन केव से डेजर्ट की पास वाली गुफा में आने के लिए यूज किया था, और फिर शाय उस पोर्टल में चला गया। अर्थू मास्टर ने जैसा कहा है वैसा ही करना, कोई भी फालतू की हरकतें नहीं करनी है और ना ही किसी को कुचलना है, यहाँ पर सब मास्टर के अपने हैं। पलक और शिव जो वही छुपे हुए थे उनके पास से निकलते हुए स्केलेटन क्वीन अर्थू से कहती है। ठीक है, जैसा आप कहे। अर्थू स्केलेटन क्वीन से कहता है। इधर पलक और शिव दोनों काफी हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी दो ह्यूमनॉइड पेट जो बोल भी सकते हैं वो नहीं देखे थे। शाय भाई के पास इतने ऑसम पेट्स है। पलक शाय की तारीफ करती हुई कहती है। हाँ, तुम सही कह रही हो, शाय भाई के पास सच में काफी इम्प्रेसिव पेट्स है। लेकिन अब शाय भाई कहाँ पर है? शिव शाय को चारों तरफ ढूंढता हुआ कहता है। वो सब तो पता नहीं, लेकिन शाय भाई की बातें सुनकर लगता है कि वह आंटी और अवनी दी की बहुत केयर करता है, इसलिए तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपने पेट्स को यही छोड़ गया है, जबकि यह सबसे सेफ जगह है। यहाँ पर कोई भी पावरफुल फैमिली भी अटैक नहीं कर सकती है। पलक कहती है। तुम सही कह रही हो पलक, लेकिन शाय भाई कहाँ गए? शिव कहता है। भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने ट्रैकर भी तो डाला है, उससे पता चल जाएगा कि शाय भाई इस वक्त कहाँ पर है। पलक कहती है और उसके बाद अपना टैबलेट निकलती हुई शाय को ट्रैक करने लग जाती है। उसके बाद शाय की जो लोकेशन मिली उसे देखकर दोनों की हालत खराब हो गई थी क्योंकि उन्हें शाय की लोकेशन सिटी में दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है?
अभी अभी हमने शाय भाई को यहीं पर देखा था, लेकिन इतनी जल्दी वो सिटी कैसे पहुंच सकते हैं? शिव हैरानी से कहता है। पलक, शाय भाई की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? शिव पलक से कहता है। अग्रवाल फैमिली का मेंशन, पलक कहती है। लेकिन शाय भाई अग्रवाल फैमिली के वहां पर क्यों गए होंगे? शिव अपने आप से पूछता है। भैया आप टेंशन मत लो, हमें माइक्रोफोन के द्वारा सब कुछ पता लग जाएगा कि शाय और अग्रवाल फैमिली के बीच क्या बातें हो रही हैं। पलक कहती है। इधर शाय अपने स्पेस एलिमेंट की टेलीपोर्ट आर्ट की वजह से वह सीधे सिटी में टेलीपोर्ट हो गया था। शाय ने फैक्ट्री में घुसाने से पहले ही अपने स्पेस एलिमेंट पेट के क्लोन को वही छुपा दिया था और अब वह इस क्लोन पर सीधे टेलीपोर्ट हो गया। शाय का वापस सिटी आने का एक ही प्लान था कि वह अग्रवाल फैमिली से बात कर सके। शाय जानता था कि अग्रवाल फैमिली इतनी आसानी से अपने प्लान की नहीं छोड़ेगी। वह अगली बार फिर से वो लोग शाय की फैमिली पर अटैक जरूर करेंगे, इसलिए शाय प्यार से समझाने के लिए अग्रवाल फैमिली के मेंशन आया था। अग्रवाल फैमिली के मेंशन पहुंचकर शाय उस मेंशन के बाहर बहुत से बॉडीगार्ड्स को देखता है। यहाँ पर तो बहुत से बॉडीगार्ड्स हैं, ये लोग मुझे अंदर तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, इसलिए अब मुझे अपने तरीके से रोहित, आकाश और बाकियों से मिलना पड़ेगा। उसके बाद शाय अपने साइक्लोन पेट को सम्मन करता है ताकि वह हवा की मदद से सीधे शाय को ऊपर वाले फ्लो पर पहुंचा दे और बिना किसी को आवाज सुने वह इस मेंशन के अंदर आ सके। जब शाय अंदर आता है तब वह देखता है कि मेंशन के अंदर एक भी बॉडीगार्ड्स नहीं है। इसके बाद वह अपने साइक्लोन पेट की मदद से सभी दीवारों के पास से हवा की बीच एक ऐसी जगह क्रिएट कर दी जिसमें हवा नहीं है। उस लेयर के पार किसी की भी या कोई की भी आवाज नहीं जा सकती है। इधर पैराडाइज हाउस की छत पर पलक और शिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाय इतनी जल्दी सिटी कैसे जा सकता है। काफी देर तक सोचने के बाद भी शिव और पलक को शाय के इतने फास्ट सिटी जाने के पीछे के रहस्य को नहीं जान पाए। इसके बाद वो दोनों भागते हुए अपने मॉम और डैड के पास चले गए जो अपने कमरे में कंपनी का कोई काम कर रहे थे। क्या हुआ शिव और पलक, तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? मयूर उन दोनों को भागता हुआ आता देखकर उनसे पूछता है। डैड, आपको पता है शाय भाई 1 सेकंड में सिटी पहुंच गए हैं। क्या आप जानते हैं कि इतनी जल्दी सिटी कैसे जा सकते हैं? पलक अपने डैड से कहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान इतनी जल्दी सिटी नहीं जा सकता है। मयूर कहता है। लेकिन डैड, फायर कैसे इतनी जल्दी सिटी पहुंच सकता है? शिव अपने पिता से पूछता है। तुम लोगों को कैसे पता कि शाय अभी सिटी में है? मयूर पूछता है। वो हमने शाय की जेब में माइक्रोफोन और ट्रैकर डाला था और उसी से हमें पता चला है कि शाय अभी अग्रवाल फैमिली के मेंशन में है। शिव अपने डैड से कहता है। क्या शाय अभी अग्रवाल फैमिली के मेंशन में है, पर कैसे वह वहां पर क्यों गया हुआ है? शिव, तुम जल्दी से शाय के माइक्रोफोन को जल्द से स्पीकर से कनेक्ट करो। मयूर कहते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाय ईरानी जल्दी सिटी कैसे पहुंच सकता है। दूसरी बात, वह अग्रवाल फैमिली से क्यों मिलने गया है? डैड, आपको पता है शाय भाई 1 सेकंड में सिटी पहुंच गए हैं। क्या आप जानते हैं कि इतनी जल्दी सिटी कैसे जा सकते हैं? पलक अपने डैड से कहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान इतनी जल्दी सिटी नहीं जा सकता है। मयूर कहता है। लेकिन डैड, फायर कैसे इतनी जल्दी सिटी पहुंच सकता है? शिव अपने पिता से पूछता है। तुम लोगों को कैसे पता कि शाय अभी सिटी में है? मयूर पूछता है। वो हमने शाय की जेब में माइक्रोफोन और ट्रैकर डाला था और उसी से हमें पता चला है कि शाय अभी अग्रवाल फैमिली के मेंशन में है। शिव अपने डैड से कहता है। क्या शाय अभी अग्रवाल फैमिली के मेंशन में है, पर कैसे वह वहां पर क्यों गया हुआ है? शिव, तुम जल्दी से शाय के माइक्रोफोन को जल्द से स्पीकर से कनेक्ट करो। मयूर कहते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाय ईरानी जल्दी सिटी कैसे पहुंच सकता है। दूसरी बात, वह अग्रवाल फैमिली से क्यों मिलने गया है? मयूर सोचता हुआ कहता है। हमें यह बात आराध्या आंटी को बताना चाहिए, कहीं अग्रवाल फैमिली वाले शाय को नुकसान न पहुंचा दे। वैसे भी आजकल वो लोग हमसे कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हैं। पलक अपने डैड से कहती है। इतने में वहां रखे हुए स्पीकर से शाय की आवाज सुनाई देती है। स्वागत नहीं करोगे मेरा? शाय हॉल में एंटर करता हुआ मयंक से कहता है।
हॉल में मयंक जो रोहित के पिता है के अलावा वहां पर शिवांश राज अग्रवाल जो रोहित के दादाजी है, कामिनी अग्रवाल जो रोहित और आकाश की मॉम है, और रोहित और आकाश भी बेटे हुई थे और वो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी शाय हॉल में आता हुआ उन सब से कहता है, तुम अंदर कैसे आए? मयंक शाय से पूछता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी मुझे कोई आपसे लड़ाई नहीं करनी है, मैं तो यहाँ पर कुछ बातें समझाने आया हूँ, और जब मेरी बातें खत्म हो जाएगी तब मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊंगा। शाय उन सभी के पास आकर सोफे पर बैठता हुआ उन सभी से कहता है, मैंने सुना था कि आपने श्रीवास्तव फैमिली के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। ऐसा कभी भी मत करना, यह मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आपको मेरी तरफ से। शाय बड़ी ही कैजुअली मयंक और बाकी सब से कहता है, तू कौन होता है मेरी फैमिली की एडवाइस देने वाला? रोहित गुस्से में अपनी जगह से उठता हुआ शाय से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? आकाश भी गुस्से में लाल होता हुआ शाय से कहता है, लेकिन अभी वो शाय को कुछ कर नहीं रहे थे क्योंकि अभी तक उसके पिता ने कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। तुम दोनों इतना गुस्सा मत करो, अभी बच्चा है, अभी अभी अमीर बना है और अपनी माँ की पावरफुल स्टेटस की वजह से थोड़ा घमंड तो आएगा ही ना, वही दिखाने यहाँ पर पहुंचा है। मयंक अपने दोनों बेटों को शांत करवाता हुआ शाय के बारे में कहता है। इधर मयूर, पलक, शिव और वर्षा ने जैसे ही यह सब सुना उन्होंने बिना देर किए आराध्या और अवनी को बुला लिया था, लेकिन उनके साथ साथ इशिता, अनिका, निधि और जय भी वहां पर आ गए थे। सभी के वहां पर आने के बाद उन सब ने जैसे ही शाय और अग्रवाल फैमिली के बारे में पता चला वो सभी परेशान हो गए सिवाय एक इंसान के, और वह इंसाफ थी आराध्या। आराध्या जानती थी कि शाय कितना पावरफुल है और उसके सामने अर्थ की कोई भी फैमिली उसके सामने टिक नहीं सकती है, तो अग्रवाल फैमिली तो शाय का क्या ही बिगाड़ लेगी। आराध्या जी, हमें शाय की बचाने के लिए हमारे लोगों को भेजना चाहिए। मयूर आराध्या से कहता है, मॉम अंकल सही कह रहे हैं, शाय अभी भी बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। अवनी भी परेशान होती हुई आराध्या से कहती है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, उसे कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी अवनी। आराध्या अवनी से कहती है, पर मॉम। अवनी कहने वाली थी कि तभी आराध्या अवनी को बीच में रोक लेती है। अवनी तुम आगे सुनती जाओ। आराध्या अवनी से खाती है, अग्रवाल मेंशन में तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें जाने दे रहे हूँ, नहीं तो अभी आराध्या का बेटा अब की बार हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। मयंक हल्की स्माइल के साथ शाय से कहते हैं, डैड आपने बताया नहीं कि यह गधा क्वीन का बेटा है। रोहित और आकाश शाय की असलियत के बारे में सुनकर इसके बारे में अपने डैड से पूछते हैं। क्या बताऊं, अब जब ये 2 साल से शेल्टर नहीं लौटा तो मुझे लगा यह मर गया है, इसलिए मैंने तुम दोनों को नहीं बताया, लेकिन ये तो अपनी अच्छी किस्मत की वजह से अभी भी जिंदा है। मयंक फिर से कहता है, डैड आप क्या कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि आप इसे यहीं पर मार दीजिए। आकाश अपने पिता से कहता है। इधर शाय उन सब की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। हेलो बच्चे, ये शुक्र मनाओ कि मेरे दोस्त ने इस बार तुम्हारी मॉम को जिंदा छोड़ दिया, अगली बार किसी से बात करो तो सोच समझ कर करना। मयंक फिर से शाय से कहता है, अच्छा सच में तुम्हारे दोस्त ने मेरी मॉम की ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन उसने तुझे एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया, ऐसा क्यों? शाय कहता है, तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें पता है वह अभी मिस्ट्री प्लेनेट पर है, इसलिए वह मुझे मैसेज कैसे करेगा? मयंक कहता है, वो कभी भी मैसेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह ऑलरेडी मारा जा चुका है। शाय बड़े ही कैजुअली से कहता है। शाय की बात सुनकर मयंक हंसने लग जाता है। बच्चे तुम मजाक भी कर लेते हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जैसे हजारों हो जाए सेब भी मेरा दोस्त को एक खरोच नहीं आएगी तो मरना तो दूर की बात है। मयंक हंसता हुआ शाय से कहता है। उसके बाद हॉल का एक गेट खुलता है और उसमें से एक आदमी अंदर आता है, जिसे देखकर मयंक खुश हो जाता है, लेकिन जैसे उस आदमी ने शाय को वहां पर देखा उसके पैर वहीं रुक गए। क्या हुआ माधव, यहाँ पर आ जाओ। मयंक उस आदमी जिसका नाम माधव था उससे कहता है। फिर वह आदमी धीरे धीरे मयंक के पास जाता है। तुम्हें एक फनी बात बताऊं क्या?
ये लड़का कह रहा है कि मेरा दोस्त अविनाश मारा जा चुका है। मयंक उसके पास जाता हुआ कहता है, ये सही कह रहा है, अविनाश और सक्षम के साथ उनके सभी लोग मरे जा चुके हैं। माधव मयंक से कहता है, जिसकी बात सुनकर मयंक की हंसी वही गायब हो जाती है और बाकी सब भी काफी हैरान रह जाते हैं। यह क्या कह रहा है तू? क्या सच में अविनाश और सक्षम मारे जा चुके हैं? पर यह काम किसने किया है? मयंक माधव से पूछता है। शाय ने। माधव अपनी उंगली शाय की तरफ करता हुआ मयंक से कहता है। जैसे ही माधव ने शाय का नाम लिया वो सभी शौक के साथ शाय को देखने लगते हैं। जब सभी शाय को देख रहे थे तब शाय आराम से सोफे पर बैठकर टेबल पर रखी मिठाई एंजॉय कर रहा था, और जब शाय ने भी यह सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जिसके कारण मयंक को बहुत गुस्सा आ गया और उसके तुरंत बाद मयंक ने बिना सोचे समझे अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उसने अपने पेट से शाय पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। रुक जाओ मयंक, माधव कुछ भी कहता उससे पहले मयंक के तीनों पेट एक साथ हवा में शाय पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अपने पिता को शाय पर हमला करता हुआ देखकर रोहित और आकाश ने भी अपने अपने पेट को शाय पर अटैक करने के लिए छोड़ लिया। इस तरफ शाय अभी भी अपनी मिठाई एंजॉय कर रहा था। उसने सोफे से उठने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, और उसके बाद जैसे ही वो पांचों पेट शाय को टच करने वाले थे तभी उन पांचों पेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस नज़ारे को देखते ही माधव पहली फुर्सत में वहां से चला गया। आप सबको मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, बस एडवाइस देने आया हूँ कि मेरी फैमिली से दूर ही रहना, नहीं तो तुम सबका हाल भी अविनाश और तुम्हारे पेट्स जैसा होगा। शाय अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले एक तलवार शाय के चेहरे के पास आ गई। वह तलवार जैसे ही शाय की स्किन को छूने वाली थी, उस तलवार के भी उन पैट्स की तरह टुकड़े हो गए। अरे दादाजी, इतनी देर आपका बेटा मुझे बच्चे बच्चे कह रहा था, लेकिन असल में बच्चे तो आप लोग हो। मैं जब से आया हूँ तब से कहे जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। दादाजी, आप इस उम्र में अपने आप को इतना पुश मत करो, नहीं तो अभी आपकी तलवार के साथ आपका हाथ भी टूट जाता। शाय कहता है। उसके तुरंत बाद शिवांश, राज, मयंक, रोहित और आकाश चारों हवा में उड़ते हुए एक दीवार पर चिपक गए। चलो मैं तुम चारों को एक चैलेंज देता हूँ, जो भी इस दीवार से नीचे आ जाएगा वह जीत जाएगा। शाय सभी से कहता है, लेकिन कोई भी उस दीवार से नीचे नहीं आ पा रहा था। यहाँ तक कि इस परिवार का सबसे ताकतवर मेंबर रोहित के दादाजी, वो भी अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहे थे। शाय धीरे अपनी मिठाई खत्म करते जा रहा था और कुछ देर बाद शाय ने अपनी मिठाई खत्म भी कर ली। आंटी, यह मिठाई बहुत अच्छी थी, आपकी कुकिंग स्किल काफी अच्छी है। शाय मिठाई की तारीफ करता हुआ कामिनी अग्रवाल से कहता गई, जो रोहित की मॉम है और वो नीचे खड़ी हुई उन चारों को देखे जा रही थी। तुम इन्हें नीचे उतार दो प्लीज, कामिनी शाय से रिक्वेस्ट करती है। ठीक है आंटी, आप कह रही है तो मैं इन सब को छोड़ देता हूँ, शाय कामिनी से कहता है और उसके बाद उन सभी को नीचे छोड़ देता है। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरे परिवार के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तब देख लेना। और मिस्टर रोहित अग्रवाल, तुम इशिता से दूर ही रहना, तभी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आज से 2 साल पहले यदि इशिता नहीं होती हो तो अब तक तुम कई बार मार चुके होते, लेकिन तुम्हारी किस्मत मेरे से भी ज्यादा अच्छी है। अब से तुम सब ध्यान रखना, शाय एक बार फिर भी को वार्न करता हुआ कहता है। शाय अपनी बात खत्म करके उस हॉल से बाहर निकल जाता है। इधर वो चारों भूत की तरह जमीन पर खड़े हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर शाय इतना पावरफुल कैसे बन गया। उसने अपनी उंगली हिलाए बिना ही सारे पेट्स मारे गए को कि सभी लेवल 9 के थे। पर उसने ये सब किया कैसे, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। वो सभी अपने मन में यही बातें सोच रहे थे। तुम सब ठीक हो क्या, कामिनी सभी की पूछती है। हाँ मॉम, हम सब ठीक है, लेकिन हमारे पेट्स मारे गए, रोहित अपने पेट के टुकड़ों को देखता हुआ कहता है। शाय अपनी बात खत्म करके उस हॉल से बाहर निकल जाता है। इधर वो चारों भूत की तरह जमीन पर खड़े हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर शाय इतना पावरफुल कैसे बन गया। उसने अपनी उंगली हिलाए बिना ही सारे पेट्स मारे गए को कि सभी लेवल 9 के थे।
पर उसने ये सब किया कैसे? मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। वो सभी अपने मन में यही बातें सोच रहे थे। तुम सब ठीक हो क्या? कामिनी सभी की पूछती है। हाँ मॉम, हम सब ठीक है, लेकिन हमारे पेट्स मारे गए। रोहित अपने पेट के टुकड़ों को देखता हुआ कहता है। वो सभी अभी आराम से सोफे पर बैठने ही वाले थे कि तभी शाय हॉल के गेट से वापस आने लगा, जिसे देखकर वो सभी तुरंत ही खड़े हो गए। मैं एक बात तो कहना भूल ही गया कि कल शाम को मॉम घर पर एक पार्टी रख रही है, तो आप सबको आना जरूर है, सोच समझकर मना करना। शाय अपनी भारी आवाज में कहता है और फिर शाय हॉल से बाहर चला जाता है। जैसे ही शाय हॉल से बाहर आता है, वैसे शाय को हॉल के गेट के सामने माधव खड़ा हुआ दिखाई दिया। आप कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? शाय माधव से कहता है। मैं माधव हूँ। माधव कहता है। आपका नाम मैं भी जानता हूँ, लेकिन वैसे आप कौन है? शाय फिर पूछता है। मैं अजय अरोड़ा का छोटा चाचा हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे और तुम्हारी बहन दोनों से अजय की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज अजय को माफ कर देना। माधव शाय से रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है। पर आप उसके बदले माफी क्यों मांग रहे हैं? शाय कंफ्यूजन के साथ माधव से पूछता है। क्योंकि अजय इनोसेंट है, इसलिए मैं उसके बदले माफी मांग रहा हूँ। माधव कहता है। क्या मतलब है आपका? शाय सरप्राइज के साथ माधव से पूछता है। अजय ने अवनी के साथ जैसा भी बर्ताव किया, वो सब उसके पिता अविनाश के कहने पर किया। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके पिता उसके छोटे भाई नकुल और उसकी मॉम को जीने नहीं देते। इसलिए अपनी मॉम और भाई को बचाने के लिए आज तक उसने अपने पिता का हर एक ऑर्डर माना ताकि वह उन दोनों को बचा सके। लेकिन अब जब उसके पिता मारे गए हैं, तब वह और उसकी माँ और छोटा भाई शांति से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए वह अब इस शहर से अपनी मॉम और भाई को लेकर दूसरे शहर चला गया है, ताकि उसका कोई भी दुश्मन जिनको उसने अपने पिता के ऑर्डर पर बनाए थे, वो उसे और उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आगे के समय में अजय से जब भी मिलो तो उसे कोई भी नुकसान मत पहुंचाना, प्लीज। माधव शाय को बताता है। आप शांत हो जाए। जब तक वह मेरे फैमिली के साथ कुछ नहीं करेगा, तब तक वो मेरा दोस्त की तरह ही रहेगा। अब तो उसके और उसके परिवार के लिए भी अच्छा है, वह अब अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाएगा। चलो मैं चलता हूँ, यदि मेरी मॉम को पता चला तो वह बचपन में अपनी दीदी की तरह मुझे भी डांटेंगी। चलता हूँ, और अजय और उसकी फैमिली को मेरी तरह से हेलो कहना। शाय माधव से कहता है और फिर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। फिर माधव हॉल के अंदर जाता है। हॉल के अंदर माधव को सभी की हालत खराब दिखाई दे रही थी। फिर माधव उन सभी के पास जाता है। मैंने कहा था ना कि रुक जाओ, लेकिन तुम तो इतने जोश में थे कि अपने सभी पेट्स को दिए। माधव वहां पर बैठे हुए मयंक से कहता है। यदि मैंने भी अपने पेट को सम्मान करता तो वह भी ऐसे ही काट दिया जाता। रोहित के दादाजी भी कहते हैं। शायद तुम सबको इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उससे और उसकी फैमिली से अब दूर ही रहना, नहीं तो ये भी नहीं पता लगेगा कि तुम्हारी बॉडी कहाँ गई। माधव उन सभी को समझाता हुआ कहता है। माधव, एक बात बताना, तुमने शाय को अविनाश और सक्षम से फाइट करते हुए अपने आंखों से देखा था ना? मयंक माधव से पूछता है। हाँ, माधव कहता है। शाय और अविनाश के बीच कितने समय तक फाइट चली थी? मयंक फिर से पूछता है। मुझे जहां तक याद है, कोई भी शाय के एक वार से ज्यादा को झेल नहीं पाए, यहाँ तक कि अविनाश भी शाय के एक ही वार में अधमरा हो गया था। इस तरह शाय ने लगभग आधे घंटे में अविनाश और उसके आदमियों को मौत की नींद सुला दिया था, जबकि शाय को एक सिंगल चोट भी नहीं आती थी। माधव कहता है। माधव की बात सुनकर वो सभी माधव की तरफ ऐसे देखने लगे कि वो कोई कहानी सुना रहा है। मेरी बात का विश्वास करो और मेरी मानो तो शाय से फिर कभी पंगा मत लेना। मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। मैंने फाइट के बाद शाय की हालत देखी थी। वह फाइट के बाद भी बिल्कुल नहीं थका था। ऐसा लग रहा था कि यह सब उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि शाय ऐसी फाइट पूरे दिन तक भी लड़ सकता है। माधव फिर सभी से कहता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि शाय ने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है।
श्रीवास्तव फैमिली के खून में ही पॉवर है, तभी तो क्वीन की सबसे स्ट्रांग है। उसके बाद अवनी और अब शाय तो सबका बाप निकाला। और रही बात शाय के पिता की, तो वो भी हमारे समय के सबसे पावरफुल यंग लोगों में एक थे। रोहित के दादाजी कहते हैं, इनसे दूर रहना ही बेहतर है। इस बार तो हम सब बच गए, अगली बार इनका मूड सही हो या नहीं, इसलिए अब से कोई भी श्रीवास्तव फैमिली से दूर ही रहना। अभी कुछ समय के लिए मिस्ट्री प्लेनेट पर मत जाना, मयंक सभी से कहता है। इस तरफ शाय तुरंत ही अपने स्पेस एलिमेंट पेट की मदद से सीधे ही पैराडाइज हाउस के छत पर टेलीपोर्ट हो जाता है। शाय जल्द से छत से उतरकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। शाय ने जैसे ही अपना कमरा खोला, उसके सामने उसका पूरा परिवार उसके कमरे में इकट्ठा था। इन सभी को देखकर शाय एक बार के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। शाय को समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी इतनी रात को उसके कमरे में क्यों हैं। हालांकि मॉम या अवनी दीदी इस वक्त आती वो तो समझ आता, लेकिन सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं? क्या हुआ? आप सब लोग इतनी रात को यहाँ पर कैसे? आप सबको नींद नहीं आ रही क्या? शाय सभी को देखता हुआ पूछता है। हमारी बात तो तुम छोड़ो, पहले ये बताओ तुम इतनी देर कहाँ पर गए हुए थे? शाय की मॉम आराध्या शाय से पूछती है, हालांकि वह इस बारे में सब कुछ जानती थी। मैं कहीं नहीं था, मैं तो बस बाहर टहलने गया हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर खुली हवा में गया था। शाय कैसे भी करके अपनी मॉम को जवाब देता है। अच्छा, तो पहले यहाँ अवनी के पास सोफे पर बैठ जाओ, आराध्या शाय से कहती है। शाय देखता है कि अवनी अपनी बुखार के चलते अभी भी कंबल ओढ़े बैठे हुई थी, और फिर शाय भी अपनी दीदी के पास जाकर बैठ जाता है। अच्छा, तो तुम्हारा बाहर जाना मतलब अग्रवाल फैमिली के मेंशन में जाने से है, आराध्या शाय से कहती है। शाय ने जैसे ही अपनी मॉम के मुंह से अग्रवाल फैमिली के मेंशन का नाम निकला, वह हैरान रह गया। वह बहुत कंफ्यूज हो गया, आखिर मॉम को कैसे पता चला कि मैं अग्रवाल फैमिली के मेंशन गया था? शाय अपने मन में सोचता है। अब चुप क्यों हो, बताओ, आराध्या फिर शाय से पूछती है। नहीं नहीं, मैं तो यही था, शाय हड़बड़ता हुआ अपनी मॉम कहता है। सच सच बताओ, तुम वही गए थे ना? उसकी मॉम उससे पूछती है। आपको कैसे पता चला कि मैं अग्रवाल फैमिली के घर गया हूँ? शाय सच्चाई कह ही देता है, वह अपनी मॉम से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद किए बिना शाय कह देता है। अच्छा बेटे, अपनी मॉम और बहन को अकेले छोड़कर और बिना बताए ऐसी जगह चले गए जहां पर वो लोग तुम्हें मार सकते थे, आराध्या शाय के कान को पकड़ती हुई कहती है। अरे मॉम प्लीज माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, अब मेरा कान छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, शाय चिल्लाते हुए अपनी मॉम से कहता है। इतने में अवनी ने भी शाय के बाल पकड़ लिए थे। अवनी दीदी, अब तुझे क्या हो गया है? मॉम ने कान छोड़ा तो तुमने बाल क्यों पकड़ लिए? बाल खींच मत, खींच मत, शाय अपने बालों को पकड़ता हुआ अवनी से कहता है। तुमने हमें अकेला कैसे छोड़ा? अवनी शाय से कहती है। मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ा है, मैंने जाने से पहले दो पेट आपकी प्रोटेक्शन के लिए छोड़ गया था, अब तो छोड़ दे, शाय अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता है। अच्छा, तो तुम्हारे पेट्स कहाँ पर हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अवनी फिर से शाय से कहती है। उसके बाद शाय ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने पेट और एंजल दोनों को सामने आने के लिए कहता है। स्केली और अर्थू दोनों अभी के अभी बाहर आ जाओ, नहीं तो अवनी दीदी मेरे सारे बाल उखाड़ लेगी, शाय जोर से अपनी बहन अवनी से कहता है। शाय का ऑर्डर मिलते ही स्केली और अर्थू दोनों शाय के सामने आ जाते हैं। स्केलेटन क्वीन के बाहर आते ही इशिता एकदम से डर गई, क्योंकि इशिता को वह दिन अच्छी तरह से याद था जब इशिता शाय को जान से मारने ही वाली थी। तभी इसी पेट ने शाय को बचाया था, और इसके साथ ही उसने इशिता और रोहित के पेट को भी बीच में से काट दिया था। मेरी बहन, अब तो छोड़ दे, मैंने मेरे दोनों पेट को सामने भी ले आया, शाय अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है। शाय तेरे पास एक ह्यूमनॉइड पेट है, अवनी हैरानी से स्केलेटन क्वीन की तरफ देखती हुई पूछती है। शाय वैसे तुम्हारे पास कितने पेट है? आराध्या शाय को पूछती है, क्योंकि आराध्या ने सिर्फ फ्लेम डिस्ट्रॉयर को ही देखा था, और अब जब उसके सामने दो नए पेट खड़े हुए थे तो आराध्या थोड़ी क्यूरियस होती हुई पूछती है। पहली बात, यह कोई पेट नहीं है,
और मेरे पास कितने पेट है ये सब मैं आपको पार्टी खत्म होने के बाद बताऊंगा, क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास कई राज है जिनके बारे में आप सबको जानना चाहिए। शायद सभी कहती है, लेकिन शायद तुम हमें अभी क्यों नहीं बता देते हो, क्योंकि यहाँ पर सब अपने ही लोग हैं, और रही बात इशिता की, वो भी अवनी की दोस्त है, इसलिए हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, और रही बात अनिका, निधि और जय की, वो सभी तुम्हारे दोस्त है, तो तुम इन पर भी भरोसा करते ही होगे। वर्षा शाय से कहती है, ऐसी बात नहीं कि मैं इशिता, अनिका, निधि और जय आप भरोसा नहीं करता हूँ तो नहीं बता रहा हूँ, मुझे इन पर भरोसा है। शाय सभी से कहता है, लेकिन शायद तुम हमें अभी क्यों नहीं बता देते हो, क्योंकि यहाँ पर सब अपने ही लोग हैं, और रही बात इशिता की, वो भी अवनी की दोस्त है, इसलिए हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, और रही बात अनिका, निधि और जय की, वो सभी तुम्हारे दोस्त है, तो तुम इन पर भी भरोसा करते ही होगे। वर्षा शाय से कहती है, ऐसी बात नहीं कि मैं इशिता, अनिका, निधि और जय आप भरोसा नहीं करता हूँ तो नहीं बता रहा हूँ, मुझे इन पर भरोसा है। शाय कहता है, फिर क्या बात है, यदि कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। आराध्या कहती है, ठीक है मॉम, फिर मैं आपको सब कुछ बता ही देता हूँ। मैं चाहता था कि आप पहले अपने पॉवर्स को वापस ले उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता देता, लेकिन अब आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ। शाय कहता है, उसके बाद सभी लोग आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मैं एक नौ एलिमेंट यूजर हूँ। शाय कहता है। शाय की बात सुनकर सभी जिस जगह पर बैठे थे वहीं पर खड़े भी हो गए। क्या क्या मतलब है कि तुम 9 एलिमेंट यूजर हो, लेकिन अब तक कोई भी 5 एलिमेंट भी अनलॉक नहीं कर पाया है? अवनी सरप्राइज होती हुई शाय से कहती है, सरप्राइज तो बाकी सब भी काफी थे। इन 9 में से 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको आज तक कोई भी अनलॉक नहीं कर पाया है। 1 टाइम, 2 केओस, 3 ब्लड, 4 सोल। शायद सबको बताता है। और यही बात स्केलेटन क्वीन की, यह मेरी पेट नहीं है, यह एक डार्क एंजल है जो होली किंगडम से बिलोंग करती है। मेरे पास टोटल 9 एलिमेंटल पेट्स और 2 एंजल है। शायद बताता है, और फिर वह अपने सारे पेट्स और हीलर को सम्मन करता है। उद्धरण चिन्ह हील है, ये हीलिंग एलिमेंट होली एंगल है जो होली किंगडम से है। स्केलेटन क्वीन, ये डार्क एलिमेंट डार्क एंजल है, ये भी होली किंगडम से है। 1 फायर एलिमेंट पेट, फ्लेम DISTROYER। 2 अर्थ एलिमेंट पेट, अर्थ गोलम। 3 स्पेस एलिमेंट पेट, स्पेस वॉरियर। 4 विंड एलिमेंट पेट, साइक्लोन। 5 वाटर एलिमेंट पेट, वाटर फेरी। 6 केओस एलिमेंट पेट, विच ऑफ केओस। 7 टाइम एलिमेंट पेट, टाइम गार्डियन। 8 ब्लड एलिमेंट पेट, ब्लड हाउंड। 9 सोल एलिमेंट पेट, फॉक्सी। ये सब मेरे पेट्स है। शाय अपने हर एक पेट को दिखाता हुआ सभी से कहता है। वो सभी देखते हैं कि शाय के पास टोटल 9 एलिमेंट पेट थे, जिनमें पहला जो फायर एलिमेंट का था वो एक छोटा सा लाल रंग का ड्रैगन था, जिसकी ट्रांसफॉर्म स्टेट को कुछ ही लोगों ने देखा था। नंबर 2 पर अर्थ एलिमेंट पेट अर्थू, जो देखने में बहुत ही बौना और पत्थरों से बना हुआ, जो देखने में बिल्कुल ग्रूट जैसा क्यूट लग रहा था। नंबर 3 पर स्पेस एलिमेंट का स्पेस वॉरियर, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और सफेद रंग की एक लोमड़ी थी, जिसकी 2 पूंछ और 4 पंख थे। हालांकि वह लोमड़ी उन पंखों की मदद से उड़ नहीं सकती, लेकिन वो पंख और उन पर बने नीले रंग के पैटर्न स्पेस वॉरियर की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। नंबर 4 पर विंड एलिमेंट का साइक्लोन को किसी को दिखाई नहीं देता है, उसके होने का आभास ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि शाय को भी उसके अपीयरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नंबर 5 पर वाटर एलिमेंट की वाटर फेरी जी देखने में एक लड़की की सेफ में थी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पानी की तरह ट्रांसपेरेंट और नीचे रंग जैसे थी, और उसके पानी के कपड़े भी काफी दूर तक फैले हुए थे, और उसके सिर के ठीक पीछे हवा में चक्र बना हुआ था जो धीरे धीरे उसके सिर के पीछे घूम रहा था। नंबर 6 पर केओस एलिमेंट की विच, जो देखने में एक ह्यूमनॉइड जैसे लग रही थी। इसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। इस विच ने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उन कपड़ों पर सर के लिए एक हुड था जिसको वह उड़े हुए थी। नंबर 7 पर टाइम एलिमेंट का पे टाइम गार्डियन, वह देखने अजीब था, वह देखने में किसी बूढ़े आदमी जैसे दिखाई दे रहा था।
हालांकि वह देखने में ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके सिर के स्थान पर एक क्लॉक अलार्म क्लॉक थी जिनमें समय पता नहीं कौन सी भाषा में थे, और उसका बाली शरीर पूरा वुड से बना हुआ था और उसके पैर किसी कुत्ते के पिछले पैरों की तरह बीच से मुड़े हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही पुराना कपड़ा उसके क्लॉक वाले सिर पर ओढ़ रखा हुआ। नंबर 8 पर ब्लड एलिमेंट का पेट ब्लूडहाउंड। ये पेट शाय के सभी पेट से सबसे ज्यादा डरावना और बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि यह पेट ह्यूमन जैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी बॉडी किसी ह्यूमन से बहुत ज्यादा बड़ी थी और उसके शरीर पर अनगिनत ब्लड की नशें बनी हुई थी, और साथ ही साथ उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर की ऊपरी स्किन उतार ली हो। नंबर 9 पर सॉल एलिमेंट की पेट फॉक्सी, जो देखने में ब्लूडहाउंड से बिल्कुल अलग थी। फॉक्सी एक ह्यूमन लड़की ही थी। फॉक्सी की स्किन बिल्कुल दूध जैसी सफेद, आंखें नीले रंग और बाल लंबाई में बड़े और सफेद रंग के थे। इसके साथ ही शाय की इस पेट ने अपने शरीर पर सफेद कपड़े पहने हुए थे जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। फॉक्सी की खूबसूरती को देखकर कोई भी लड़का पागल हो जाए। सब लोग शाय के सभी एलिमेंट पेट को देखते हैं। यदि तुम 9 एलिमेंट्स यूजर हो तो तुम्हारे पास 11 पेट्स कैसे है? अवनी स्केलेटन क्वीन और हीलर की तरफ इशारा करती हुई शाय से पूछती है। मैंने पहले ही कहा है कि ये दोनों कोई पेट नहीं है, बल्कि ये दोनों एंजल है। शाय अपनी बहन अवनी को समझाता है। क्या मतलब ये पेट नहीं है बल्कि एंजल है? आराध्या कंफ्यूज होती हुई शाय से पूछती है। ये दोनों मेरे साथ बचपन से ही है, जब मैं पैदा हुआ था तब से ये दोनों मेरे साथ ही है। ये दोनों एंजल्स होली किंगडम से है। शाय कहता है। एक मिनट, ये होली किंगडम तो तुम्हारे पास उस पुराने पेपर में लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि होली किंगडम का दरवाजा वही खोल सकता है जो उसके लिए लायक होगा। अवनी ने जैसे ही होली किंगडम का नाम सुना, वैसे उसे शाय के अंडरग्राउंड में मिला पुराना पेपर में लिखा हुआ ये सेंटेंस याद गया जो वह शाय को बताती है। हाँ, वही होली किंगडम जहाँ पर हमें जैसे ही लोग रहते हैं। उनमें और हम इंसानों में सिर्फ एक जोड़ी पंखों की कमी है। यदि हमारे भी पीठ पर पंख होते तो हम भी एंजल कहलाते। शाय बताता है। लेकिन शाय, ये बताओ कि सिर्फ तुम्हें ही एंजल क्यों मिली? अवनी शाय से पूछती है। क्योंकि मेरी बॉडी एक ह्यूमन बॉडी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अब इसका क्या मतलब है? तुम्हारी बॉडी ह्यूमन नहीं है तो फिर क्या है? अवनी कहती है। अवनी दीदी, मुझे लगा नहीं था कि मॉम और आप दोनों इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेती है। शाय अपनी मॉम और बहन को घूरता हुआ उनसे कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा शाय बेटा? आराध्या शाय से पूछती है। आपको बता दूं कि इस समय तक इंसान इतने कमजोर है कि कोई भी इंसान अपने पांचों एलिमेंट कभी भी अनलॉक नहीं कर सकता है। तो अब बताओ कि आप दोनों की बॉडी टाइप क्या है? झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मेरा सोल एलिमेंट पेट आपके झूठ को तुरंत ही पकड़ लेता है। शाय अपनी मॉम और बहन से पूछता है। सुपर ह्यूमन बॉडी। आराध्या और अवनी दोनों एक साथ जवाब देते हैं। लेकिन मैंने तो सुना और देखा भी है कि अर्थ पर कुछ ऐसे बड़े लोग थे जिन्होंने अपने 5 एलिमेंट को अनलॉक किया। तो उन लोगों ने अपने एलिमेंट को कैसे अनलॉक किया? अनिका शाय से पूछती है। लेकिन जिन्होंने भी अपने 5 एलिमेंट अनलॉक किए हैं, उन सभी ने अपने पांचों एलिमेंट को अपग्रेड करने के लिए करीब पूरी जिंदगी लगा दी, और फिर वो लोग भी अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाए। वो सभी लोग किसी ना किसी बीमारी की वजह से मर गए हैं, क्योंकि उनकी बॉडी 5 एलिमेंट को झेल नहीं पाए और उनके इंटरनल ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होने लगे और आखिर में उनकी मौत हो गई। शायद सभी को समझाता है। हाँ, शायद सही कह रहा है। आज तक जितने भी 5 एलिमेंट यूजर थे वो सभी किसी न किसी बीमारी की वजह से ही मारे गए हैं। अवनी शाय की बात की सही बताती हुई कहती है। मेरी बॉडी सुपर ह्यूमन बॉडी नहीं है, बल्कि मेरी बॉडी हाफ डिमन और हाफ गॉड बॉडी है, और इसी डिमन और गॉड बॉडी के कारण मुझे ये दोनों एंजल मिली है। शाय कहता है। मॉम, आप डिमन के बारे में तो जानती ही होगी। यदि मैं ये कहूँ कि जिस डिमन को आप लोग रियल डिमन किंग मान रहे हो वो तो असली मुसीबत का एक छोटा सा डिमन जनरल है, तो आपको कैसे लगेगा? शाय अपनी मॉम से कहता है। तुम्हारा मतलब है कि डिमन लॉर्ड से ऊपर भी कोई डिमन है? आराध्या शाय से पूछती है। हाँ, और वह डिमन होली किंगडम में पिछले कई सालों से कैद है।
और डेमन लॉर्ड उसी गॉड ऑफ डेमन का एक जनरल है जो फायर एलिमेंट में मास्टरी कर रखी हुई है, इसलिए इसे डेमन ऑफ फायर भी कहते गई। इसके अलावा बाकी सब होली किंगडम में है, जिनमें डेमन ऑफ वाटर एलिमेंट, डेमन ऑफ विंड एलिमेंट, डेमन ऑफ स्पेस एलिमेंट, डेमन ऑफ अर्थ एलिमेंट, डेमन ऑफ टाइम एलिमेंट, डेमन ऑफ केओस एलिमेंट। ये 6 डेमन अभी भी होली किंगडम में ही है। उनमें से सिर्फ डेमन ऑफ फायर एलिमेंट ही ऐसा डेमन जो होली किंगडम से बाहर निकल पाया था। इन सब का रियल बॉस गॉड ऑफ डेमन है जो अभी भी सील है, लेकिन बहुत जल्दी उसकी सील टूटने वाली है। एक बार जब उसकी सील टूट गई तो वह सबसे पहले होली किंगडम के सभी एंजल्स को मार देगा और फिर वह मिस्ट्री प्लेनेट को हासिल करेगा और फिर वह अर्थ पर आ जाएगा। यदि गॉड ऑफ डेमन एक बार अर्थ पर आ गया तो वह यहाँ पर लाशें बिछा देगा। शाय असली खतरे के बारे में सबको बताता है। यदि असली डेमन आ गया तो हम सब उसे हराने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या? अवनी शाय से पूछती है। नहीं, कोई भी इंसान चाहे उसने अपने 5 एलिमेंट भी अनलॉक कर रखे हो, वह कभी भी गॉड ऑफ डेमन को कभी भी नहीं हरा सकता है। इसलिए एक बार यहाँ का सारा काम खत्म हो जाएगा तब मैं पहले मिस्ट्री प्लेनेट के सभी डेमन को खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं होली किंगडम जाने वाला हूँ, ताकि जब तक डेमन किंग की सील टूट तब तक मैं उसके सभी साथियों को खत्म कर सकूँ और फिर मैं डेमन किंग को हमेशा हमेशा के लिए मर दूंगा। शायद सभी लोगों को कहता है, तुम अकेले इतने सारे डिमंस को कैसे मार पाओगे? कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? शाय की मॉम शाय से कहती है, मॉम मैं एक 9 एलिमेंट यूजर हूँ और ऊपर से मेरे पास हाफ डिमन बॉडी भी है, जिससे मैं कई डेमोनिक पावर्स का भी यूज कर सकता हूँ। शाय अपनी मॉम आराध्या को समझाता हुआ उनसे कहता है, नहीं, कोई भी इंसान चाहे उसने अपने 5 एलिमेंट भी अनलॉक कर रखे हो, वह कभी भी गॉड ऑफ डेमन को कभी भी नहीं हरा सकता है। इसलिए एक बार यहाँ का सारा काम खत्म हो जाएगा तब मैं पहले मिस्ट्री प्लेनेट के सभी डेमन को खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं होली किंगडम जाने वाला हूँ, ताकि जब तक डेमन किंग की सील टूट तब तक मैं उसके सभी साथियों को खत्म कर सकूँ और फिर मैं डेमन किंग को हमेशा हमेशा के लिए मर दूंगा। शायद सभी लोगों को कहता है, तुम अकेले इतने सारे डिमंस को कैसे मार पाओगे? कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? शाय की मॉम शाय से कहती है, मॉम मैं एक 9 एलिमेंट यूजर हूँ और ऊपर से मेरे पास हाफ डिमन बॉडी भी है, जिससे मैं कई डेमोनिक पावर्स का भी यूज कर सकता हूँ। शाय अपनी मॉम आराध्या को समझाता हुआ उनसे कहता है, शाय अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं कर रहा था, वह तो अपनी मॉम से यह चाहता था कि उसकी मॉम उसे होली किंगडम जाने की परमिशन दे दे, क्योंकि वह अपनी मॉम बिहेवियर को देखकर समझ गया था कि अब उनके लिए अवनी और वह खुद दोनों कितने इम्पोर्टेंट है और मॉम कभी भी मुझे अकेले इसी खतरनाक जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। उसके बाद शाय अपने परिवार और दोस्तों को अपने और अपनी पावर्स के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो सभी काफी देर तक और टॉपिक्स पर बात करने लगते हैं और सुबह को करीब 2 बजे वो सभी अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। इधर शाय अपनी भी कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। शाय ने अभी भी एक रहस्य के बारे में नहीं बताया था और वह रहस्य उसके पिता आदित्य श्रीवास्तव के बारे में था। शाय जब मिडिल माउंटेन पर अपने एलिमेंट ट्रेनिंग कर रहा था तभी वह एक एलिमेंट को मैक्स अपग्रेड करके शिकार के लिए एक ऐसी जगह पर गया था जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड थी। एक ऐसा जंगल जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड था। वहां पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं आती थी, फिर भी वो सभी पेड़ बिल्कुल ताजा और हरे भरे थे। साथ ही उस अंडरग्राउंड जगह पर रोशनी के लिए एक प्रकार ग्लोइंग प्रकार की बेल थी जो उस जगह पर बिजली का काम कर रही थी। कुछ देर बाद शाय को समझ आया कि इसका असली कारण वह मिडिल माउंटेन ही है। वह माउंटेन इन पेड़ों को आवश्यकता अनुसार एनर्जी देता है, जिसकी मदद से सभी पेड़ हरे भरे हो रखे थे। उसी अंडरग्राउंड फॉरेस्ट में एक गुफा थी जिसमें शाय को कुछ मरे हुए लोगों की बॉडी थी जो पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी और उन्हीं में से एक बॉडी के पास शाय को एक थैला जो एक मजबूत और लचीली धातु से बना हुआ था। शाय को उसी थैले में से एक नोट मिला था जिसको पढ़कर शाय के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। वह नोट शाय के पिता आदित्य श्रीवास्तव ने लिखा था। उस नोट की पहली 2 लाइन हिंदी में लिखी हुई थी और बाकी सारा नोट उसी भाषा में लिखा हुआ जिस भाषा को शाय ने उसी पुराने से दिखाने वाले होली किंगडम के पेपर पर देखी थी, जिसको शाय ने बिना सीखे ही पढ़ पा रहा था। उस नोट में लिखा हुआ था, मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है।
जिस किसी को भी यह नोट मिले, वह इंसान ये नोट को नीचे दिए गए एड्रेस पर पहुंचा दे। होली भाषा में। मैं जानता हूँ कि तुम इस लैंग्वेज को पढ़ते हुए हैरानी होगी क्योंकि आज से पहले तुमने इस भाषा को कभी नहीं पढ़ा है, फिर भी तुम इस भाषा को कैसे समझ रही हो, यही विचार अभी तुम्हारे मन में आ रहे होंगे। इस भाषा को सिर्फ श्रीवास्तव फैमिली के अलावा कोई भी नहीं पढ़ सकता है। मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरे गायब हो जाने से परेशान होगी। ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कभी अर्थ पर वापस आ पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम अपना, अवनी और शाय का ख्याल रखना। मैं ये सब तुम लोगों और इस अर्थ के बाकी लोगों की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं मिस्ट्री प्लेनेट का सबसे पावरफुल डेमन जनरल को मार तो नहीं पाया, लेकिन उसको मैंने अपने साथ सील कर लिया है और अब हम दोनों इस प्लेनेट को छोड़कर एक दूसरी जगह पर जाने वाले हैं, जहाँ पर यदि यह डेमन आजाद ही हो गया तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। मेरे घर पर ना होने से कभी भी दुखी मत होना और ना ही रोना। अब तुम ही अवनी और शाय का सहारा हो। हालांकि मैं उस जगह पर जाकर मरूंगा तो नहीं, बल्कि तुम और अपने बच्चों से अलग जरूर हो जाऊंगा। यदि मेरे अलग होने से मेरा परिवार सुरक्षित रहता है तो मैं यह अपने परिवार के लिए तो कर ही सकता हूँ। एक बार फिर से तुम अपना और हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य के साथ वह नोट खत्म हो जाता है। इससे शाय को एक बात तो साफ समझ आ गई कि उसके पिता और कहीं नहीं बल्कि होली किंगडम ही गए हैं, क्योंकि शाय ने इस नोट के मिलने के बाद सीधे आयरा से बात की। उससे शाय को पता चला कि किसी भी डेमन को इस समय कोई भी सील नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक डेमन को सील तोड़ना बहुत ही अच्छे से आता है। इसलिए वो अपनी खुद की बॉडी सील होने से पहले एक आर्ट कास्ट करके सील होते हैं। वह आर्ट करीब 1 घंटे में उस सील की ब्रेक कर देती है। लेकिन जब गॉड ऑफ डेमन सील हुआ था तब गॉड ऑफ डेमन ने किसी भी प्रकार की सील ब्रेकर आर्ट को कास्ट नहीं किया था, इसलिए वह सील होने के बाद उस सील की नहीं तोड़ पाया और वह सील उसके डेमन जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण उनकी पावर्स भी उस सील को तोड़ने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए इतने सालों बाद वह सील पहले जैसे ही है। हालांकि उस सील को उसके पहले से बहुत कमजोर कर दिया गया है। अब कोई भी जनरल सील तोड़ सकता है, तो उसे सील करने का एक ही रास्ता था और वह रास्ता था किसी भी डेमन को होली किंगडम में ले आना, क्योंकि होली किंगडम प्लेनेट के चारों ओर एक ऐसा बैरियर है जिसको तोड़ना गॉड ऑफ डेमन के लिए भी बहुत मुश्किल है, तो उसके जनरल की औकात से बाहर ही था। डेमन ऑफ फायर। जब शाय के पिता ने होली किंगडम और मिस्ट्री प्लेनेट के बीच खोला तो वह चुपके से मिस्ट्री प्लेनेट पर आ गया था। उसके बाद उसने यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी। आयरा की इन सभी बातों से शाय एक बात को लेकर श्योर हो गया। 90% चांस है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है और वो अभी भी वहाँ के लोगों की मदद कर रहे होंगे। हालांकि आयरा को उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए शाय ने काफी दिनों से अपने पिता के बारे में जानने के लिए लगा रखा था। कुछ दिन पहले ही शाय को अपने पिता के जिंदा होने की खबर मिली, लेकिन आयरा को अब तक शाय के डेड के चेहरे के अलावा और कुछ नहीं मालूम चला था। शाय को इस बात का सुकून था कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। उसके बाद शाय अपने कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इस राज को शाय अपनी बहन अवनी को बताने वाला था। शाय इस राज को अपनी मॉम से नहीं बता सकता था, क्योंकि शाय की मॉम शाय के डैड के बारे में सुनकर थोड़ी बेचैन हो जाएगी और वह फिर कोई भी काम सही से नहीं कर पाएगी, इसलिए अभी के लिए शाय अपनी मॉम के लिए डैड को मरे ही रहने देंगे। शाय अपनी बहन को भी किसी रीजन की वजह से ही बता रहा था, क्योंकि शाय जानता था कि उसकी बहन ही एक ऐसी इंसान है जो मॉम को संभाल सकती है और जब वह शाय की तरफ होगी तो सब कुछ शाय के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। दीदी, आपसे एक बहुत जरूर बात करनी है, क्या आप अभी आ सकते हो क्या? शाय अवनी के कमरे में जाकर अवनी से कहता है। क्या हुआ शाय? हम सब अभी अभी तुम्हारे कमरे में थे, तभी कर लेता तो तुम्हें मेरे कमरे में नहीं आना पड़ता। अवनी अपने भाई को देखती हुई कहती है। ये बात बहुत ज्यादा सीक्रेट है, इसलिए मैं किसी और को पता नहीं लगने दे सकता हूँ, यहाँ तक कि मॉम को भी नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास टाइम है? शाय फिर से अवनी से कहता है। अंदर आ जाऊं? अवनी कहती है। यहाँ नहीं, कहीं दूसरी जगह जहाँ पर कोई भी हमारी बीच की बात न सुन सके। शाय अवनी से कहता है और उसके बाद दोनों उस घर के बाहर एक तालाब के किनारे पर आ गए थे। अब बोल शाय, तू क्या बताना चाहता है जिसके बारे में तू मॉम से भी नहीं कह सकता है? अवनी शाय से पूछती है।
डैड अभी भी जिंदा है। शाय बस इतना ही कहते हैं, और शाय की बात सुनकर अवनी के मुंह से जोर से क्या शब्द निकल गया जिसको सुनकर शाय ने तुरंत ही अवनी के मुंह को अपने हाथ से ढक लिया। क्या कर रही हो दीदी? मॉम और बाकी सब नीचे यहाँ पर आ जाएगी। शाय अवनी से कहता है। शाय तू सच कह रहा है क्या? सच डैड अभी भी जिंदा है? अवनी हैरानी से शाय से पूछती है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। ये डैड का आखिरी लेटर है। उन्होंने कुछ लोगों के साथ इसे भेजा लेकिन उन सभी लोगों की बीच में ही मौत हो गई जिसके कारण ये नोट मॉम तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए मॉम ने उन्हें मारा हुआ मान लिया। शाय वह नोट अवनी को देता हुआ कहता है। अवनी उस नोट को पूरा पढ़ती है, लेकिन इस नोट में डैड ने अपने जिंदा होने का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो फिर तुम ये कैसे जानते हो कि डैड अभी भी जिंदा है? अवनी शाय से पूछती है। किसी में होली किंगडम में डैड को अपनी आंखों से देखा है, वह अभी भी जिंदा है और होली किंगडम में है। शाय अवनी से कहता है। इसका मतलब डैड अभी भी जिंदा है और सही सलामत है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। अवनी अपने पिता के सही सलामत होने की बात सुनकर वह थोड़ी खुश हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं अभी किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे यह बात की। शाय कहता है। मैं तुम्हारी जो हो सकेगी वो सब करूंगी, लेकिन मुझे भी तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम डैड वापस लाओगे। अवनी शाय से कहती है। ठीक है, लेकिन इस बारे में मॉम को बिल्कुल भी मत बताना प्लीज दीदी। और अब आपको सोने के लिए चले जाना चाहिए, शाय अवनी से कहता है और फिर वह दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह शाय उठकर देखता है कि इस घर के हॉल में आज रात की पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी। इस घर का पूरा हॉल को अच्छी तरह से सजाया जा रहा था। शाय तुम उठ गए? आ जाओ, यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर अपने पार्टी के लिए कपड़े देख लेना। मैं तुम्हारे लिए कपड़े यहीं पर मंगवा रही हूँ। आराध्या शाय से कहती है। मॉम मैं दीदी के साथ खुद ही कपड़े लेने के लिए जाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर मत मंगवाए, इससे मैं थोड़ा घूम भी लूंगा। शाय अपनी मॉम से कहता है। ठीक है। आराध्या फिर से शाय से कहती है। ठीक है, लेकिन इस बारे में मॉम को बिल्कुल भी मत बताना प्लीज दीदी। और अब आपको सोने के लिए चले जाना चाहिए, शाय अवनी से कहता है और फिर वह दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह शाय उठकर देखता है कि इस घर के हॉल में आज रात की पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी। इस घर का पूरा हॉल को अच्छी तरह से सजाया जा रहा था। शाय तुम उठ गए? आ जाओ, यहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर अपने पार्टी के लिए कपड़े देख लेना। मैं तुम्हारे लिए कपड़े यहीं पर मंगवा रही हूँ। आराध्या शाय से कहती है। मॉम मैं दीदी के साथ खुद ही कपड़े लेने के लिए जाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर मत मंगवाए, इससे मैं थोड़ा घूम भी लूंगा। शाय अपनी मॉम से कहता है। ठीक है। आराध्या फिर से शाय से कहती है। शाय सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे अवनी के कमरे में चला गया ताकि वह और उसकी बहन दोनों सिटी जा सके। दीदी तुम रेडी हो क्या? शाय अवनी के कमरे में प्रवेश करता हुआ अवनी से पूछता है। हाँ मैं तो रेडी हूँ, लेकिन मॉम तुम्हारे लिए पार्टी का सारा सामान यहीं पर मंगवा रही थी, फिर तूने मना क्यों किया? अवनी शाय से पूछती है। मैं पूरे दिन घर पर तो नहीं रहना चाहता हूँ और मैं मॉम के मॉल भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी मॉल नहीं गया, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। शाय अवनी से कहता है। तुम्हारे फटे हुए कपड़ों को देखकर लगता तो है कि तुम कभी मॉल नहीं गए हो। अवनी शाय को देखती हुई उससे कहती है। अच्छा, तो अब तुम मेरे कपड़ों से मेरा मजाक बना रही हो? शाय अवनी का मजाक को समझता हुआ उससे कहता है और उसके बाद शाय अवनी की खुदखुदी करने लगता है। आई एम सॉरी शाय, प्लीज रुक जा। अवनी हंसती हुई शाय को रुकने के लिए कहती है और कुछ समय रुकने के बाद अवनी फिर शाय से कहती है। शाय मैंने तुम्हें जाना है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मॉल देखने तो नहीं जा रहे हो, किसी दूसरे काम से जा रहे हो। शाय सच सच बताना, कहाँ पर जाना की सोच रहे हो? अवनी शाय से कहती है। तभी तो लोग मेरी बहन की ऐसे ही इंटेलिजेंट गर्ल नहीं कहते हैं। तूने कुछ ही समय में मेरा झूठ पकड़ लिया है। शाय अपनी बहन की तारीफ करता हुआ कहता है। तारीफ करना बंद कर और बता कहाँ जाने की सोच रहा है।
अवनी फिर से पूछती है। दीदी मैं तुमसे वैसे भी नहीं छुपाने वाला था। एक बार सिटी पहुंच जाते तो मैं आपको बता ही देता, लेकिन आपने तो पहले ही पता लगा लिया है। मैं अपने पुराने वाले घर जा रहा हूँ, वहां पर मैंने कुछ रखा हुआ है, उसे लाना है। शाय अवनी को समझाता है। लेकिन मॉम और मैंने वहां से सारा सामान ले आए थे। हमने अब कुछ चेक करके लाए थे, इसलिए मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि हमने उस घर में कोई भी सामान नहीं छोड़ा था। अवनी शाय को बताती है। मैं जानता हूँ कि तुमने और मॉम ने उस घर से सारा सामान ले आए हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको मेरे अलावा कोई भी छू तक नहीं सकता, तो लाने की तो बहुत दूर की बात है। शाय अवनी को बताता है। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने उस घर में ऐसी भी कौन सी चीज रखी है जो हमें तक दिखाई नहीं दी? अवनी फिर से अपने भाई से पूछती है। वो सब तुम्हें वही चलकर दिखाऊगा। यदि मैंने यहाँ पर बताया तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। शाय अवनी को कहता है। इतने में एक लड़की अवनी के कमरे में आती है जिसने व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेजर और काले रंग की पेंट पहनी हुई थी। वह देखने में किसी होटल की मैनेजर लग रही थी। मैम आपकी गाड़ी रेडी हो गई है, वह लड़की अवनी से कहती है। ठीक है, अवनी कहती है और फिर वो तीनों साथ में ही नीचे आने लगते हैं। हमें गाड़ी की क्या जरूरत है? क्या हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं क्या? शाय अवनी के पीछे चलता हुआ पूछता है। नहीं, तुम्हें घूमना भी है ना, इसलिए हम बीच समुद्र रोड से जाएंगे। वह रोड इस आइलैंड और सिटी को आपस में जोड़ती है। अवनी शाय को कहती है। एक बात तो है कि घर के स्टाफ के कपड़े मेरे भाई से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अवनी फिर मजाकिया मूड में शाय से मजाक करती हुई शाय की चिढ़ाती है। क्या दीदी आप फिर शुरू हो गई? शाय अवनी से कहता है। मैम आपकी ड्रेस कितने की होगी? शाय अवनी से कहने के बाद वह उस लड़की से उसकी सूट की प्राइस पूछता है। जी सर, मेरे सूट की प्राइस। वह लड़की अपना सेंटेंस पूरा कर पाती उससे पहले अवनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। शाय पहले तुम अपने कपड़ों की प्राइस बताओ, फिर ये तुम्हें अपने कपड़ों की प्राइस बताएगी। अवनी शाय से कहती है। मेरे कपड़ों की प्राइस है 100 रुपए की टी शर्ट कमीज, 400 रुपए की पेंट पतलून और 500 रुपए की जैकेट है। टोटल 1000 रुपए की मेरी पूरी आउटफिट है। शाय अवनी और उसकी को बताता है। अब मैं इसके सूट की कीमत बताती हूँ। इसकी प्राइस है लगभग 1 लाख रुपए। अवनी शाय को बताती है और उसकी बात सुनकर वह लड़की भी हाँ में अपना सर हिला देती है। क्या क्या दीदी, आपने अभी 1 लाख रुपए कहा? शाय को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी इस सूट की प्राइस सही सुनी है या नहीं, इसलिए वह फिर से अवनी से पूछता है। हाँ 1 लाख रुपए, अवनी फिर से शाय से कहती है। अबे यह एक कोठी तो है और इसने अंदर एक सफेद शर्ट और एक नॉर्मल सी पेंट है, इसके 1 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं? शाय उसकी प्राइस सुनकर बौखला सा गया था। यह एक स्पेशल कपड़े से बना हुआ है, इसलिए इसकी प्राइस इतनी है। अवनी कहती है, लेकिन शाय का ध्यान तो अभी भी इस सूट की प्राइस पर थी। इतने पैसों में मैं तो अगले 3 से 4 महीनों तक हर रोज नए कपड़े पहन सकता हूँ। शाय अपने आप से कहता है। दीदी क्या हर एक स्टाफ को इतने ही महंगे कपड़े मिलते हैं क्या? शाय अपनी बहन से पूछता है। नहीं, ये तो इस घर की मैनेजर है जो इस घर की हर एक चीज को देखती है। इसका नाम लक्की शर्मा है। अवनी कहती है। हेलो लक्की जी, मेरा नाम शाय है, लेकिन आपका नाम मुझे थोड़ा लड़कों जैसा लगा, लेकिन आप वैसे बहुत ही ज्यादा लक्की है। शाय लक्की से कहता है। थैंक यू सर, लक्की शाय से कहती है। लक्की तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है, वहां पर जाकर सभी इंतजाम करो, हम कुछ ही घंटों में वही आ रहे हैं। अवनी लक्की से कहती है। ठीक है मैम, मैं अभी सिटी के निकल जाती हूँ तो अगले 2 घंटे में वहां पर सारा बंदोबस्त हो जाएगा मैम। लक्की अवनी से कहती है और फिर वह वहां से चली जाती है। शायद तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। अवनी शाय से कहती है। अब तुम्हारे पास अब क्या है? शाय पूछता है। तुम्हारी फेवरेट चीज जो घर के बाहर है। अवनी कहती है। उसके बाद शाय तुरंत ही घर के बाहर जाता है और फिर शाय जो देखता है उसे देखकर शाय शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके सामने जो भी चीज थी वह बहुत महंगी और रेयर भी थी। लैम्बोर्गिनी साई रोडस्टर।
ये कार शाय की ड्रीम कार है जिसको देखने के लिए कई बार बहुत दूर तक जाया करता था। अब से यह कार तुम्हारी है। अवनी शाय के चेहरे पर स्माइल देखकर उससे कहती है। लेकिन ये 30 करोड़ की कार है जो बहुत ज्यादा महंगी है। शाय कहता है। इतने में शाय की मॉम आराध्या भी वहीं पर आ जाती है। महंगी हुई तो क्या हुआ, मेरे बेटे को जो पसंद है वो मैं ला कर दूंगी, इसलिए तो कमा रही हूँ। आराध्या शाय से कहती है। लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे ये कार पसंद है? शाय पूछता है। हमने जय से पूछ लिया था कि शाय को सबसे ज्यादा क्या पसंद है और उसने बताया था कि तुम जब से यह गाड़ी मार्केट में आई है तब से तुम सिर्फ इसी को देखते रहते थे। अवनी बताती है। थैंक यू मॉम और डेडू, आप दोनों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। शाय अपनी मॉम और बहन से कहता है। हमने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुमने हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसका क्या? आराध्या शाय से जाती है। उसके तुरंत ही शाय अपनी मॉम के गले लग जाता है। थैंक यू मॉम। उसके बाद शाय और अवनी दोनों शाय की ड्रीम कार में बैठ जाते हैं। आराम से जाना, आराध्या शाय और अवनी से कहती है। ठीक है मॉम, दोनों एक साथ अपनी मॉम से कहते हैं। अच्छा शाय, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? अवनी शाय के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछती है। हाँ है ना, पर तुम क्यों पूछ रही हो? शाय अवनी से पूछता है। क्योंकि मुझे पार्टी वाले दिन अपने भाई की जेल में नहीं जाना। अवनी शाय से कहती है। कोई बात नहीं है दीदी, आप चाहे तो मैं आपको वैसे भी जेल में डलवा सकता हूँ। शाय भी मजाक में कहता है। ठीक है, अब चलो, हमें वापस भी आना है। अवनी शाय से कहती है। ठीक है। शाय इतना कहता है और वो दोनों बाय रोड सिटी के लिए निकल जाते हैं। शाय पूरे रास्ते समुद्र की लहरों की खूबसूरती और बहुत ही सुंदर नजरों के साथ करीब 3 घंटे में सिटी पहुंच गए थे। आज शाय की एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पर थी क्योंकि आज शाय अपनी ड्रीम कार चला रहा था। सिटी पहुंचते ही शाय ने अपनी कार को अपने घर की तरफ मोड़ ली और कुछ समय में अवनी और वो दोनों अपने पुराने घर पर पहुंच गया था। वहां पर पहुंचकर शाय सीधे अपने सीक्रेट कमरे में चला गया। उस कमरे में अवनी को सफेद दीवारों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शाय, यहाँ पर पूरा कमरा ही खाली है, तो फिर तुम इस जगह ऐसी कौन सी चीज और रह गई है जिसको तुम लेने आए हो? अवनी फिर से पूछता है। लेकिन इस शाय कोई जवाब नहीं देता है और वह अपना हाथ एक खाली सफेद दीवार की तरफ कर दिया। उसके बाद अवनी देखती है कि उसके यानी शाय के शरीर से एक बहुत तेज चमक होती है जिसको देखना अवनी के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। उसके कुछ ही समय में शाय के हाथ में चमचमाती हुई चीज आ गई थी। अवनी जैसे ही उस चीज को शाय के हाथ में देखा तो वह सरप्राइज्ड रह गई क्योंकि वह चीज जैसे ही शाय के हाथ में आई वैसे ही शाय के सामने वाली दीवार बहुत ही बुरी तरह से जल गई थी। इस सब को देखने के बाद अवनी का इंटरेस्ट इस चीज में बहुत ज्यादा आ गया था। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह ऐसी भी क्या चीज है जिसको सिर्फ दीवार से हटाने से पूरी दीवार ही जल गई थी। उसके बाद अवनी देखती है कि उसके यानी शाय के शरीर से एक बहुत तेज चमक होती है जिसको देखना अवनी के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। उसके कुछ ही समय में शाय के हाथ में चमचमाती हुई चीज आ गई थी। अवनी जैसे ही उस चीज को शाय के हाथ में देखा तो वह सरप्राइज्ड रह गई क्योंकि वह चीज जैसे ही शाय के हाथ में आई वैसे ही शाय के सामने वाली दीवार बहुत ही बुरी तरह से जल गई थी। इस सब को देखने के बाद अवनी का इंटरेस्ट इस चीज में बहुत ज्यादा आ गया था। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह ऐसी भी क्या चीज है जिसको सिर्फ दीवार से हटाने से पूरी दीवार ही जल गई थी। यह क्या चीज है शाय? अवनी हैरानी से शाय से पूछती है। दीदी, यह एक चाबी का हाफ भाग है। शाय अवनी से कहता है। चाबी का हाफ भाग है, लेकिन ये चाबी आखिर है किस चीज की, जिसकी सुरक्षा के लिए इतने पावरफुल चाबी के 2 भाग किए गए हैं? ये चाबी एक ऐसे हथियार की है जो सभी ग्रहों का सबसे पावरफुल वेपन है और उसे हासिल करने के लिए पहले हमें इस पवित्र चाबी के दोनों भागों को ढूंढना पड़ता है। शाय अवनी से कहता है। यदि इसके 2 भाग है लेकिन तुम्हारे पास तो इस चाबी का एक ही भाग है, तो इस चाबी का दूसरा भाग कहाँ पर है? अवनी शाय से पूछती है।
वैसे तो इस चाबी के 3 भाग हैं, जिसमें से एक भाग मिस्ट्री प्लेनेट और दूसरा भाग अर्थ पर है और तीसरा भाग होली किंगडम में है, लेकिन किसी ने इस चाबी का तीसरा भाग ऑलरेडी उसके स्थान पर लगा दिया है, इसलिए मुझे अब एक और ढूंढना है जो अर्थ पर है। शाय अपनी बहन अवनी से कहता है, तुम्हें इसका दूसरा भाग के बारे में पता है क्या? अवनी पूछती है, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत जल्दी उसकी लोकेशन मुझे पता चल जाएगी। चल अब हमें मेरे लिए कुछ कपड़े लेने चलते हैं। अब मुझे भूख भी लग रही है, इसलिए भी कुछ खाना भी है। शाय कहता है, ठीक है फिर हम दोनों पहले कपड़ों के शोरूम जाएंगे और फिर मैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। अवनी भी अपने चेहरे पर स्माइल लाती हुई शाय से कहती है। उसके बाद शाय और अवनी दोनों अपनी सुपर कार में बैठकर सिटी के सबसे बड़े कपड़ों के मॉल में चले गए, जिसका मालकिन ही अवनी ही थी। एसएस सिटी क्लोथ्स मॉल। शाय और अवनी दोनों एसएस सिटी क्लोथ्स मॉल आ गए। आराध्या ने अपनी कंपनी का नाम शाय के नाम पर ही रखा था। शाय तुम इस मॉल की किसी भी शॉप में जाकर अपनी मनपसंद के कपड़े चूज करो, तब तक मैं इस मॉल के मैनेजर से मिलकर आती हूँ। अवनी शाय से कहती है, ठीक है दीदी, आप आराम से जाइए, तब तक मैं अपने लिए कुछ कपड़े देख लेता हूँ। शाय अवनी से कहता है। उसकर बाद अवनी मॉल के मैनेजर के ऑफिस में चली गई और इधर शाय हर एक दुकान को बाहर से ही देखता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद शाय एक शॉप में ट्रांसपेरेंट ग्लास के दरवाजों से अंदर देखता है। वहां पर शाय को कुछ ऐसे कपड़े दिखाई देते हैं जिनको देखते ही शाय का दिल उन कपड़ों पर आ गया। उसके बाद शाय तुरंत ही उस शॉप के ग्लास के डोर से अंदर की ओर जाने ही वाला था कि तभी उस शॉप के स्टाफ की एक लड़की ने शाय को बाहर ही रोक दिया था। हेलो मिस्टर, अंदर कहाँ आ रहे हो? इस शॉप की लड़की शाय को बाहर ही रोकते हुए शाय से कहती है, मैम मुझे कुछ कपड़े लेने हैं, इसलिए शॉप के अंदर आ रहा हूँ। शाय बिल्कुल शांति से उस लड़की से कहता है, सच में? वैसे एक बात बताना, तुमने अभी कितने रुपए के कपड़े पहन रखे हुए हैं? वह लड़की फिर से शाय से पूछती है, जी 1000 रुपए के हैं, पर इसका मेरे कपड़ों से क्या लेना देना है? शाय फिर से उस लड़की से पूछता है, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, क्या यहाँ पर सबसे सस्ता शर्ट भी तुम्हारी औकात से 20 गुना ज्यादा महंगा है? मेरे कहने का मतलब है कि इस शॉप की सबसे सस्ती शर्ट भी 20,000 रुपए की है, समझे? इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वह लड़की जिसका नाम प्रिया था वह शाय से कहती है, लेकिन मैम मैं ये कपड़े खरीद सकता हूँ। शाय प्रिया से कहता है, सॉरी लेकिन मैं तुम्हें ये कपड़े बेचना भी नहीं चाहती हूँ, तो अब तुम इस शॉप से निकल सकते हो। जिसका आउटफिट 1000 रुपए का है और ऊपर से फटा हुआ भी है, वो इंसान यहाँ पर सिर्फ घूमने आता है, इसलिए अब बिना कहे निकल जाओ, नहीं तो हमें तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलना पड़ेगा। प्रिया शाय से कहती है, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शाय प्रिया से कहता है और वह इस शॉप से बाहर निकल जाता है और फिर शाय उसी शॉप के बाहरी रखी हुई लोहे की कुर्सी पर बैठ जाता है। पता नहीं कहां कहां से उठकर आ जाते हैं। इनके पास कुछ होता है नहीं और फिर भी इतने महंगे शोरूम में कपड़े खरीदने आ जाते हैं। प्रिया शाय सुनाती हुई कहती है, जब वह बाहर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके बाद प्रिया अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से शाय को देखने लगती है। ये दीदी कहाँ पर रह गई है? यहाँ पर मेरे ही घर के मॉल मेरी बेइज्जती हो रही है। क्या होगा रे मेरे साथ? तभी दीदी कह रही थी कि अच्छे कपड़े पहनना बहुत ही जरूरी है भाई। शाय वही बैठा हुआ अपने आप से कहता है और फिर अपने कपड़ों को देखता है। भाई 2 साल से ज्यादा समय तक दो ही कपड़ों की जोड़ी पहनोगे तो कपड़ों का यही हाल होगा। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस की? शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हुआ अपने आप से कहता है। उसके बाद शायद देखता है कि इस मॉल की लिफ्ट में से सूट पहने हुए कुछ लोग बाहर आते हैं जो शाय की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में वो सभी शाय के पास आ गए थे। हेलो सर, मेरा नाम समर सिंह है और मैं इस मॉल का मैनेजर हूँ। क्या आपको मेरी मदद चाहिए क्या? समर सिंह शाय से कहता है, क्या आप बता सकते हैं अवनी दीदी कहाँ पर है? शाय समर से पूछता है, सर मालकिन अभी काफी देर से बड़ी मालकिन से बात कर रही है। उन्होंने मुझे आपको अच्छे से शॉपिंग कराने को कहा है।
वह अभी कुछ ही समय में आ जाएंगी, तब तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। समर सिंह शाय से कहता है, आपका शुक्रिया। मुझे इस शॉप में कुछ क्लॉथ्स पसंद तो आए हैं, लेकिन यहाँ की मैनेजर या जो कुछ भी है वो मेरे हुलिये को देखकर अंदर नहीं जाने दे रही है। शाय समर सिंह से कहता है। हालांकि शाय को लोगों का उसको ऐसे ट्रीट करना बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वह समर को सब कुछ बता देता है। चलिए सर, आप मेरे साथ, मैं देखता हूँ कि आपको कौन रोकता है। समर शाय से कहता है। शाय भी यही चाहता था कि उस लड़की को थोड़ा सबक मिले। शाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी शॉप स्टाफ जो मॉम की कंपनी की शॉप पर काम करे वो किसी भी कस्टमर को किसी भी बात के लिए ऑफेंड ना करे, चाहे वह कुछ ले या ना ले। इससे एक तो मॉम की बेइज्जती होगी और दूसरा ये सभी कस्टमर को अटेंड करने के पैसे लेते हैं। इधर प्रिया शाय के पास मॉल के मैनेजर और दूसरे स्टाफ मेंबर को देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग शाय को मॉल से बाहर निकलने आए थे, लेकिन जब उसे शाय के बारे में पता चलेगा तो उसकी हालत देखने लायक होगी। नहीं समर जी, आप उसे कुछ मत कहिएगा, बस आप इतना करिए कि उसे बस मुझे कपड़े दिखाने के लिए कहिए। शाय प्रिया के बारे में समर से कहता है। शाय अपनी तरह से प्रिया को समझाना चाहता था, इसलिए शाय ने ऐसा करने को कहा था। समर और शाय के अलावा बाकी सब उस शॉप के बाहर शाय की सिक्योरिटी के लिए खड़े हो गए थे, जिसको देखकर शाय भी अपने मन में मुस्कुरा रहा था। उसके बाद समर अकेला शॉप में चला जाता है, लेकिन शाय अभी एक फोन कॉल करने वाला था, इसलिए वह शॉप के बाहर ही रुक गया। हेलो मैनेजर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रिया जल्दी से अपने डेस्क से उठती हुई समर के पास आती हुई समर से कहती है। मैं यहाँ पर सर की मदद के लिए आया हूँ, इसलिए तुम बिना कुछ सवाल किए सर को जो भी पसंद आए वो सब पैक कर देना और तुम इनको असिस्ट भी करोगी। समर कहता है। लेकिन मैनेजर सर, मुझे किसे असिस्ट करना है? वर्षा समर से पूछती है। वो अभी एक फोन कॉल कर रहे हैं, कुछ ही देर में वो आ जाएंगे, तब तक तुम अपने सारे स्टाफ मेंबर को बुला लो और आज तुम्हारा काम सिर्फ उनको अटेंड करना है। ध्यान रहे वह इंसान बड़ी मालकिन के बेटे हैं, इसलिए खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समर कहता है। ठीक है सर, प्रिया समर से कहती है और फिर वह अपने सारे स्टाफ को बुला लेती है। इधर शाय अपने फोन पर अपनी मॉम से बात कर रहा था। मॉम, आपने इस वक्त फोन क्यों किया है? शाय अपनी मॉम से पूछता है। क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि तुम लोग अब घर पर मत आना, ठीक है? आराध्या फोन पर शाय को बताती है। क्या हुआ मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही है? शाय हैरानी से अपनी मॉम से पूछता है। शाय, मेरा कहने का मतलब यह है कि पार्टी घर पर ना होकर हमारी होटल में होने वाली है, जिसके बारे में मैंने अवनी को सब कुछ बता दिया है, इसलिए तुम अवनी के साथ वहीं पर आ जाना। इसलिए मैं ऐसा कह रही थी कि तुम और अवनी आज घर मत आना। आराध्या शाय से कहती है और उसके बाद आराध्या फोन काट देती है। इधर शाय भी फोन को डिस्कनेक्ट करके शॉप के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अवनी भी शाय से पास आ जाती है। दीदी आप आ गई। मेरे पास मॉम का अभी अभी फोन आया और उन्होंने कहा कि पार्टी अब घर पर ना होकर किसी होटल में होने वाली है। क्या मॉम ने आपको इसके बारे में बता दिया था क्या? शाय अवनी के आती ही अवनी से पूछता है। हाँ मॉम का अभी अभी फोन आया था और उन्होंने पार्टी को श्री होटल में रखी है, जो हमारी ही है और वह यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें वहाँ पर पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो? क्या तूने अभी तक शॉपिंग नहीं की क्या? अवनी शाय से कहती है। मैं अभी आपका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके आने के बाद ही लूंगा। शाय अवनी से कहता है। ठीक है, अब चलो अंदर चलते हैं। अवनी शाय से कहती है और फिर दोनों अवनी और शाय शॉप के अंदर चले जाते हैं। हाँ मॉम का अभी अभी फोन आया था और उन्होंने पार्टी को श्री होटल में रखी है, जो हमारी ही है और वह यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें वहाँ पर पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो? क्या तूने अभी तक शॉपिंग नहीं की क्या? अवनी शाय से कहती है। मैं अभी आपका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके आने के बाद ही लूंगा। शाय अवनी से कहता है।
ठीक है, अब चलो अंदर चलते हैं, अवनी शाय से कहती है और फिर दोनों अवनी और शाय शॉप के अंदर चले जाते हैं। इधर प्रिया और समर सिंह अपने अपने स्टाफ के साथ अवनी और शाय का इंतजार कर रहे थे और फिर अवनी और शाय दोनों जैसे ही शॉप के अंदर आते हैं प्रिया की हालत खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रिया देखती है कि अवनी मालकिन के साथ वह फटे हुए कपड़ों वाला लड़का था जिसको उसने ये कहकर बाहर निकल दिया कि उसकी ऐसे कपड़े खरीदने की औकात नहीं है। लेकिन प्रिया यह नहीं जानती थी कि उसने जिस लड़के को ये बात कही है वही इस मॉल का मालकिन का बेटा है। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? प्रिया लगातार अपने मन में इससे बचने के लिए कोई उपाय सोच रही थी, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। प्रिया पूरी तरह से हड़बड़ा गई। इतने में शाय और अवनी दोनों प्रिया और समर के सामने आ गए। अवनी मैम, हमने इस मॉल की कुछ दुकानों के इंटीरियर को पहले से और भी ज्यादा सुंदर और यूनिक कर दिया है। शायद मालिक तो पहले कभी हमें मॉल नहीं आए हैं, लेकिन आपको हम अपना नया काम दिखाते हैं। यदि आपको किसी भी वक्त में कोई भी कमी लगे तो आप हमें बताएं, जिससे हम आज या कल के दिन में और भी अच्छा करा देंगे। समर अवनी से कहता है। समर जी, आपने इतना कुछ है तो अच्छा ही होगा, और वैसे भी जब मैं शॉप में एंटर की थी तभी मुझे ये शॉप पहले से बहुत ज्यादा अलग और यूनिक लग रही थी। इतने से काम को देखकर बता सकती हूँ कि बाकी सब में भी आपने इससे अच्छा ही काम कराया होगा। अवनी समर के कराए हुए काम की तारीफ करती हुई कहती है। आप तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है, समर अवनी से कहता है। समर जी, आपका काम ही ऐसा है कि तारीफ निकल ही जाती है। वैसे भी यदि मैंने तारीफ नहीं की तो आप जैसा मैनेजर मैं अपने हाथों से को दूंगी, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अवनी समर से कहते हैं। अवनी मैम, आपस एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? समर अवनी से कहता है। जी नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, पूछिए क्या पूछना चाहते हो आप? अवनी समर से कहती है। मैंने शायद सर को पहले कभी आपके साथ या बड़ी मालकिन से साथ नहीं देखा था। समर पूछता है। समर की बात सुनकर अवनी बात को समझ गई कि समर क्या पूछना चाहता है। वही पूछना चाहता था कि अचानक से शाय कहाँ से आ गया। शाय पहले कभी मेरे या मॉम के साथ नहीं दिखा था, क्योंकि मॉम ने शाय को बचपन से ही अपने से दूर किया हुआ था ताकि वह दुनियादारी देख और सीख सके, लोगों की परेशानियों को भी महसूस कर सके, ताकि आगे जब शाय इस कंपनी को संभाले तब वह मॉम की तरह लोगों की मदद पर ज्यादा ध्यान दे, इसलिए वह इतने दिनों तक हमारे साथ नहीं था। अवनी समर से कहती है। अवनी शाय की सच्चाई किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए अवनी और आराध्या ने पहले ही मिलकर इस कहानी को बना लिया था ताकि कोई भी शाय के इतने सालों तक गायब होने के पीछे कारण पूछे तो सभी को ये बता सके। लेकिन अवनी मैम, बड़ी मालकिन ने तो कभी भी अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वह हमेशा कहती थी उनकी एक ही बेटी है। यदि उनके बेटा था तो फिर उन्होंने कभी उनका नाम क्यों नहीं लिया? समर फिर से पूछता है। अरे समर जी, आप फिर से बच्चों वाली बात करने लगे। यदि मॉम ने अपने बेटे के बारे में बता दिया होता तो शायद कई लोगों के निशाने पर आ जाता, और वो लोग जो मॉम के बिजनेस में दुश्मन थे वो सभी अपने अपने लोगों को शाय को मारने के लिए उसके पीछे लग जाते, इसलिए शाय को इन सब से बचाने के लिए मॉम ऐसा कहती थी। अब समझ आया? यदि समझ आ गया हो तो अब मेरे भाई के लिए कुछ कपड़े ले ले, नहीं तो यह इन्हीं फटे हुए कपड़ों में पार्टी में चला जाएगा। अवनी समर से कहती है। सॉरी सॉरी मैम, लड़कियों के कपड़ों का सेक्शन बाई तरफ है और लड़कों के कपड़ों का सेक्शन दाई तरफ है। समर सॉरी कहता हुआ शाय और अवनी को लड़के और लड़कियों के सेक्शन के बारे में बताता है। दीदी, क्या तुम अपने लिए कपड़े लेने वाली हो क्या? शाय पूछता है। मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, अवनी कहती है। लेकिन दीदी, आप एक चीज भूल रही हो कि पार्टी के लिए हम घर नहीं जा सकते हैं, इसलिए तुम्हारी सारे कपड़े अभी भी घर पर है, तो क्या तुम इन्हीं कपड़ों में पार्टी को अटेंड करने वाली हो क्या? शाय पूछता है। शीट, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं अपने लिए भी कपड़े लेने जा रही ही हूँ, तब तक तुम अपने लिए ढूंढ लो। अवनी ने जैसे ही शाय की बात सुनी वह तुरंत ही उठकर लड़कियों के सेक्शन की तरफ जाती हुई शाय से कहती है। भुलक कर कही कि। शाय कहता है।
समर जी, हम दोनों के बीच हुई बातों को आप दीदी की मत बताएं, और अब मैं अपने साथ प्रिया जी ले जा रहा हूँ। यह इस शॉप के बारे में बहुत कुछ जानती है, शाय कहता है। इधर समर समझ गया कि शाय किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है शाय सर, समर कहता है। तो फिर चले प्रिया जी। शाय प्रिया की तरफ देखता हुआ कहता है। हाँ हाँ हाँ, क्या? शाय ने जैसे ही प्रिया का नाम लिया वह हड़बड़ा गई, और फिर वह उसी आवाज में शाय से कहती है, मैंने कहा कि आप मुझे अपनी शॉप के सबसे अच्छे कपड़े खरीदने में मुझे गाइड करो। शाय कहता है, जी जी सर, बिल्कुल सर, चलिए इस तरफ आइए। प्रिया शाय को रास्ता दिखाती है। उसके बाद शाय सीधे उसी शर्ट के पास चला गया जिसको शाय ने शॉप के बाहर से ही देखा था। इधर प्रिया काफी देर से शाय से सॉरी कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिया ऐसा कर नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद प्रिया ने हिम्मत करके शाय से सॉरी कह ही दिया। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो सर, प्लीज। प्रिया अपने हाथ में शाय के कपड़े पकड़े हुए शाय से कहती है। लेकिन मैं माफ क्यों करूं? शाय प्रिया से कहता है। प्लीज सर, प्लीज, यदि आपने मुझे माफ नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। प्रिया कहती है। वैसे भी यहाँ नौकरी करके करोगी क्या? क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो तो आपके पास है ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह चीज है किसी भी कस्टमर को अटेंड करने का तरीका जो कि तुम्हारे में बिल्कुल भी नहीं है। यदि मॉम की कंपनी आपको कस्टमर अटेंड करने के पैसे दे रही है तो आप लोगों को कस्टमर से सलीके और ढंग से अटेंड करना चाहिए, चाहे वह कपड़े खरीदे या नहीं। और वैसे भी मॉल के बाहर और अंदर सिक्योरिटी गार्ड है। शाय प्रिया से कहता है। मैं समझ गई सर, पर इस बार आप मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। यदि मेरी जॉब चली गई तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। प्रिया अब थोड़ा इमोशनल होती हुई शाय से कहती है। यदि प्रिया की जॉब गई तो उसकी जिंदगी के साथ साथ उसके परिवार की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि प्रिया के परिवार पर बहुत सा कर्जा है और वह कर्जा की भरपाई प्रिया केवल इसी शॉप में काम करके कर सकती थी, क्योंकि इस शॉप में काम करने के बदले प्रिया को बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। और यदि यह जॉब गई तो उसे इतनी जल्दी कोई दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, और यदि मिल भी गई तो भी प्रिया को उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पर मिलते थे। मैं तभी माफ करूंगा जब तुम रोना बंद करोगी। शाय प्रिया से कहता है। सच में प्रिया की आंखों में चमक सी आ गई जब शाय ने उसे माफ करने की बात कही तब। एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी के सामने रोना मत, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे रोने पर नहीं पिघली नहीं, इसलिए अपने रोने पर थोड़ा कंट्रोल रखना। शाय कहता है। उसके बाद शाय अपने जेब से एक पन्ना निकाल कर प्रिया को दे देता है। 1 करोड़ का चेक। प्रिया हैरानी से कहती है। यह मेरी तरफ से है। आज शॉप से जाने के बाद अपने और अपने परिवार का सारा कर्जा चुका दो, और कल से शॉप में अपने बिहेवियर पर थोड़ा काम करना। शाय प्रिया को कही है। लेकिन सर, आपको मेरे परिवार के कर्जे के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैंने कभी भी आपको मेरे परिवार के बारे में नहीं बताया। प्रिया हैरानी से शाय से पूछती है। इसके बारे में मुझे समर जी ने बताया, इसलिए तुम्हें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, और इस बार तो मैं तुम्हें मार कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तूने कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। शाय प्रिया से कहता है। थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम से क्या, अभी के बाद से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। प्रिया भी खुशी से शाय से कहती है। ठीक है, फिर मुझे ये सभी क्लॉथ्स बहुत पसंद है, इसलिए तुम इनको पैक कर दो प्लीज। शाय प्रिया कहता है। ठीक है सर, मैं अभी आपके सारे कपड़े पैक करती हूँ। प्रिया कहती है, और उसके बाद प्रिया शाय के कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। मैंने मेरे लिए तो कपड़े ले लिए हैं, लेकिन मुझे मॉम और अवनी दीदी के लिए भी लेने चाहिए। लेकिन अवनी दीदी तो अपने कपड़े ले रही है, और अब रही मॉम, तो मॉम के लिए ये क्लॉथ्स मेरे तरफ से उनको गिफ्ट होगा। शाय अपने आप से कहता है। इसके बाद शाय अकेला ही साड़ी वाले सेक्शन में चला जाता है, जहां पर एक से बढ़कर एक साड़ियां रखी हुई थी जो देखने में बेहद की सुंदर और खूबसूरत थी। इधर शाय मॉम के लिए कुछ पसंद कर रहा था कि तभी प्रिया शाय के पास आ गई। शाय सर, आपके कपड़े पैक हो गए हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो?
प्रिया शाय से पूछती है। अच्छा तो प्रिया जी एक बात बताओ, आपके अनुसार मॉम को इनमें से कौन सी साड़ी पसंद आएगी? शाय प्रिया से पूछता है। सर मुझे तो ये वाली साड़ी बहुत पसंद आई होप आपकी मॉम को यह अच्छे लगे। प्रिया कहती है। सही बताओ तो मुझे भी यही पसंद आए लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सी लूं। तो आप इसे भी पैक कर दो। शाय प्रिया से कहता है। शाय अभी वही खड़ा हुआ था कि तभी शाय को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसके कारण शाय तुरंत प्रिया से पूछता है, अवनी दीदी किस तरफ है? उद्धरण चिन्ह। सर इस तरफ, पर सर हुआ क्या? प्रिया ने जैसे ही अपना हाथ एक डायरेक्शन में किया इतने में शाय प्रिया की आंखों के सामने से गायब सा हो गया जिसे देखकर प्रिया डर गई थी।